क्या आप जानते हो राजस्थान का एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे राजपुताने की दोस्तों ताकत को बदल कर रख दिया था। वो साम्राज्य जिसने राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक दोस्तों शासन किया था। वो साम्राज्य से हर एग्जाम में आता है 1% चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, हाई कोर्ट दोस्तों, वीडियो एग्जाम, पुलिस का दोस्तों, सेट की दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से दोस्तों इस साम्राज्य से एक भी पर्सन न होता हो। अरे एक ऐसा एग्जाम नहीं जहां से दोस्तों इसमें से क्वेश्चन न पूछा जाता हो। आइए चर्चा करते हैं शाकंभरी के चौहानों के बारे में, इनकी दोस्तों मूलभूत दोस्तों विशेषताओं के बारे में, ऐसे दोस्तों फैक्ट जो आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जहां से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों हमारी दोस्तों शाकंभरी के चौहानों की वार्ता कर लेते हैं। साहब जी कहाँ के साहब जी? शाकंभरी जिसे दोस्तों वर्तमान में सांबर कहा जाता है, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है साहब जी? कोटपुतली, बरौड़ और जयपुर का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। शाकंभरी के चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत की बात करें साहब जी, डिस्प्यूट ऑफ वेरिजन, क्या नाम है साहब जी? डिस्प्यूटेड ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। चौहानों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों और प्राचीन स्रोतों के दोस्तों गहरा मतभेद माना गया है। जो इतिहासकार है और जो प्राचीन दोस्तों जो स्रोत है वो अलग अलग कहते हैं कि राजपूतों में जो शाकंभरी के जो चौहान थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। बात करते हैं दोस्तों पहले अग्निवंशीय मत। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो वशिष्ठ मुनि हुए थे उन्होंने दोस्तों क्या किया था, दोस्तों एक यज्ञ किया था जिसमें 4 शासक उत्पन्न हुए थे दोस्तों, परमार, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान उत्पन्न हुए थे। तो आइए बात करते हैं प्राचीन वंशावलियों और ख्यातों में। प्राचीन वंशावलियों और ख्यातों में अग्निकुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय इन्हें माना गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया वशिष्ठ मुनि के अनुसार दोस्तों 4 योद्धा प्रकट किए थे। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था रे कि कौन कौन योद्धा पैदा नहीं किए थे। 4 योद्धा में से 3 योद्धा आपको दिए गए थे। चौहान दोस्तों उसमें ऑप्शन में था। अगला देखिएगा सूर्यवंशी, प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है G.H. ओझा। अरे एसआई वालों, इनका जन्म स्थान आप लोगों से पूछा गया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है साहब जी कि G.H. ओझा का दोस्तों जो जन्म होता है वो 1863 ईस्वी में होता है। कब होता है साहब जी? 1863 ईस्वी में होता है। कहां पर होता है साहब जी? रोहिड़ा गांव दोस्तों जो सिरोही है, रोहिड़ा गांव दोस्तों जो सिरोही है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। अरे सब इंस्पेक्टर वालों यही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आपको पता होगा। अगला देखिएगा साहब जी, G.H. ओझा ने इन्हों दोस्तों सूर्यवंशी माना है। क्या माना है साहब जी? सूर्यवंशी माना है। और दोस्तों इससे पहले भी मैं आप लोगों को राजस्थान के इतिहास के दोस्तों जबरदस्त वीडियो लेकर आ चुका था, वो वीडियो जरूर जाके इसके बाद में चौहान वंश आपको देखना है। चंद्रवंशी, अचलेश्वर मंदिर के लेख आबू में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। अरे फर्स्ट ग्रेड वालों, ग्रुप ए में दोस्तों जीके के पेपर में यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। लगाओ भाई सब तीर का दिमाग दोस्तों। किसके बारे में? अचलेश्वर दोस्तों जो मंदिर का जो शिलालेख है ना आबू में, उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि आबू की परमारों का जो दोस्तों जो शासक था जिसका नाम है साहब जी धूमराज, जिसे दोस्तों परमारों का आदि पुरुष कहा जाता है। साहब जी ये दोस्तों इसमें उल्लेखित है किसमें? अचलेश्वर शिलालेख में। ये बात आपको याद रखनी है। तो चौहानों को इसमें दोस्तों चंद्रवंशीय माना गया है, ठीक है। G.H. ओझा ने क्या माना है साहब जी? सूर्यवंशी माना है। अचलेश्वर शिलालेख क्या मानता है? चंद्रवंशीय मानता है। अग्निकुंड का सिद्धांत इन्हें क्या मानता है दोस्तों? अग्निवंशीय मानता है। विदेशी मत क्या कहते हैं? विदेशी मत, कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मूल का स्वीकार कर लेते हैं। क्या मान लेते दोस्तों? आर्य मानकर दोस्तों, आर्य मानकर इन्हें विदेशी मूल का स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों मैंने जब आप लोगों को एक वीडियो पढ़ाया था इससे पहले वाला दोस्तों वीडियो आप जरूर जाकर देखें, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो इन्हें दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों आर्य मानते हैं और किस प्रकार से दोस्तों आर्यों के साथ में दोस्तों जो और भी दोस्तों जो विदेशी जातियां थी दोस्तों उनसे दोस्तों संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे कि आर्य घोड़े रखते थे तो विदेशी जो व्यक्ति थे वो भी क्या रखते थे? घोड़े रखते थे। आर्य अगर दोस्तों हवन कुंड करते थे तो वो भी हवन कुंड किया करते थे। तो मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बताई थी। आप राजपूतों की उत्पत्ति का पहला वीडियो जो जाकर है उसे जरूर जाके देखें। ये आज का हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले हम राजस्थान जीके के 7 वीडियो लेकर आ चुके हैं, उनको जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ब्राह्मण वंश का सिद्धांत। दोस्तों ये क्या कहता है? ब्राह्मण वंश सर्वमान्य निष्कर्ष निकलता है भाई साहब। दोस्तों देखना, इन सभी मतों को गहराई से विवेचन करते हुए दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते। किससे मानते साहब जी? दशरथ शर्मा किससे मानते हैं? ब्राह्मण वंश से मानते हैं। G.H. ओझा किससे मानते साहब जी? किससे मानते? G.H. ओझा, देखिएगा G.H. ओझा किससे मानते साहब जी? सूर्यवंशी। अचलेश्वर शिलालेख प्रशस्ति क्या मानती है? चंद्रवंशी मानती है। जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से भाई, सब दे दिया जाएगा। G.H. ओझा ने किससे माना साहब जी? सूर्यवंशी से। किसका माना दोस्तों? जो चौहान थे साहब जी, शाकंभरी के जो चौहान थे उनको G.H. ओझा ने सूर्यवंशी माना है।
अचलेश्वर दोस्तों जो शिलालेख आता है दोस्तों, अचलेश्वर शिलालेख ने क्या मानता है साहब जी, चंद्रवंशीय मानता है। दशरथ शर्मा की मैं बात करूं तो दोस्तों साहब जी ने ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना, जबरदस्त बनेगा भाई साहब आप लोगों से। चलिए ये बात हुई दोस्तों, हमारे चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, अरे राजपूत योद्धा प्रकट कैसे हुए थे, आए कहां से, साहब जी टपके कहां से, तो ये से ऐसी चीजें मैंने आप लोगों से चर्चा की। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा दोस्तों कि ऐसे साम्राज्य जिसने राजस्थान ने दोस्तों दिल्ली दिल्ली के साम्राज्यत्व को अपने कब्जे में रखा, कौन थे वो दोस्तों महान शक्तिशाली शासक, देखिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। आइए चर्चा करते हैं वासुदेव चौहान। ओ वासुदेव, तो चलिए बताओ वासुदेव किसका नाम था, किसका नाम था भाई वासुदेव, आपको पता है? अरे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था वासुदेव। तो याद रखना, एक दोस्तों वो थे वासुदेव, एक ही ये वासुदेव चौहान। चौहानों का इसे आदि पुरुष कहा गया है, क्या कहा गया है साहब जी, चौहानों का इसे आदि पुरुष कहा गया है। अरे राव दोस्तों जो सिया था उसे भी तो आदि पुरुष कहा गया था, किसका साहब जी, राठौड़ों का। धूमराज जिसे परमाणु का आदि पुरुष कहा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों, अभी आपको 31 तारीख के दिन ही, ठीक है। इन्हें चौहान वंश का आदि पुरुष यानी कि मूल पुरुष कहा जाता है, किसको कहा जाता है साहब जी, आदि पुरुष किसको कहा जाता है, वासुदेव जो चौहान है इसे साहब जी शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों याद रखना। इनका समय की बात करें तो 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ओ भाई साहब टाइमिंग पीरियड आपको याद रखना, 551 क्या है रख लो साहब जी, 5 5 और 1, ठीक है। कौन है साहब जी, वासुदेव चौहान, ठीक है दोस्तों याद रखना। सांगम्बर झील, ओ सांबर झील जो कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ही राजस्थान की प्रसिद्ध सांबर झील के दोस्तों निर्माता माने जाते हैं। भाई साहब लगा लो तीर का तुक्का भाई साहब, कि सांबर झील जो कि नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भाई साहब, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि सांबर साल्ट लिमिटेड झील जो कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सांबर झील भाई साहब जिसका निर्माण किसने कराया था, वासुदेव चौहान ने कराया था। और मैंने कल आपको जब राठौड़ पढ़ा रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो राव लूणकरण आता है इसने दोस्तों लूणकरण झील का निर्माण कराया था। लूणकरण झील किस प्रकार की झील है, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पूछा था, लेबर असिस्टेंट वालों आपने से पूछा था भाई साहब कि जो लूणकरण झील कैसी झील है, खारी झील है मीठे पानी की झील, कमेंट में बताना भाई साहब। राव लूणकरण को बताया था, और राव लूणकरण के बारे में मैंने ये भी बताया था कि राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। अत्यधिक पैसा था भाई साहब इसके बाद दान दिया करता था, ले जा आप लोग का खूब सोनो चांदी से, टेंशन ही कोई नहीं, आ जाओ भाई साहब, ठीक है। स्वतंत्रता और प्राण प्रतापी शापर, प्रतिहारों के सामंत, शुरुआत में चौहान शासक कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य किया करते थे। खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब कि दोस्तों जो चौहान थे ना वो शुरुआत में किसके सामंत हुआ करते थे, कन्नौज के जो गुज्जर प्रतिहार वंश है उस गुज्जर प्रतिहार वंशों के सामंत हुआ करते थे। तो याद रखना प्रतिहारों के दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कमरी के जो चौहान थे वो किसके गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रथम दोस्तों शासक, अगला देखिएगा शासक जिसका नाम आता है गुवक, क्या नाम है साहब जी, गुवक प्रथम। स्वतंत्रता का सूत्रपात, ओ शुरुआत में जो चौहान थे भाई साहब किसके साथ थे, सांबर के, तो सांबर के जो चौहान थे वो गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। सामंत रहते रहते दोस्तों एक ऐसा युद्ध आया जिसने कहा है तारीख गुलामी गुलामी को नहीं करनी, फ्रीडम फ्रीडम शासक, अकेला शासक बना भाई साहब, टेंशन लेवा की जरूरत ही को ना। तो गुवक प्रथम जिसने स्वतंत्रता का सूत्रपात किया, कहा जाता है कि इस गुवक प्रथम ने चौहानों को, किसको साहब जी, चौहानों को गुज्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया यानी कि स्वतंत्र करवाया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा कि दोस्तों गुज्जर जो चौहान थे, चौहानों को गुज्जर प्रतिहारों की दोस्तों अधीनता से मुक्त कराने वाला प्रथम शासक कौन था साहब जी, गुवक प्रथम, आपको याद रखना है। वासुदेव चौहान जिसे वादी पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। दोस्तों सांबर झील का निर्माण कराया जाता है 551 ईस्वी की बात आती है। अब देखिएगा सामंतों का उल्लेख, किसका साहब की, सामंत, गुवक प्रथम का ही वंश दोस्तों सामंत सांबर का शासक बना, क्या बना साहब जी, जो गुवक प्रथम का दोस्तों जो वंशज है दोस्तों, गुवक प्रथम का ही वंशज सामंत सांबर का दोस्तों शासक बना, क्या नाम है साहब जी, सामंत है जिसका नाम है साहब जी, किसका नाम है साहब जी, ये भी एक राजा का नाम है साहब जी, क्या नाम है, सामंत नामक दोस्तों जो शासक है वो सांबर का शासक बनता है, जिसके बारे में बिजोलिया शिलालेख में कहा जाता है कि वह वत्स गोत्र ब्राह्मण में पैदा हुआ था। किसमें पैदा हुआ था साहब जी, जो सामंत नाम का जो राजा हुआ दोस्तों चौहानों का, इस सामंत नामक राजा का दोस्तों उल्लेख कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में।
किसमें साहब जी, बिजोलिया शिलालेख में, कि वत्स गोत्र ब्राह्मण वंशीय दोस्तों पैदा हुआ था। और दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कौन मानते साहब जी? दशरथ शर्मा मानते। कौन मानते साहब जी? दशरथ शर्मा। अरे शर्मा जी, अरे एक शर्मा राजस्थान में भी दोस्तों शासन कर रहे हैं, जिनका नाम है भजन लाल जी शर्मा। बेरोजगारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी भाई इस बंदे ने, है? कहते हैं बेरोजगार है, तुम रोजगार देने वाले बनो। अरे भाई तुम कुर्सी तो छोड़ो, हम सीएम बन जाएंगे, हम देंगे रोजगार इनको, तुम टेंशन लेने की जरूरत ना है। आ जाओ भाई साहब। तो ये हुई दोस्तों, हमने गोप प्रथम की चर्चा कर ली, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वतंत्रता का सूत्रपात किया, चौहानों को मुक्त कराया, किससे? गुज्जर प्रतिहारों की जो गुलामी थी उससे मुक्त कराया गोवक प्रथम ने। उसके बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है सामंत। सामंत दोस्तों जिसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलता है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अब अगला शासक आता है जिसका नाम है वाक्यपति मुंज। क्या रहा था साहब जी? वाक्यपति राजमुंज। ओ ये रहा साहब जी वाक्य। अरे ये भी तो एक वाक्य ना, देखो यहां से याद तक क्या है साहब जी? वाक्य। वाक्य का कोई पति होता है क्या? हा? होता है क्या? हाँ, पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? बोलो रे। अरे पति को हस्बैंड बोलते हैं। और हस्बैंड ने किया साहब जी राज। क्या किया? वाकई पति राज ने क्या किया साहब जी? राज किया राज। चौहानों के इस शक्तिशाली शासक ने प्रतिहारों को युद्ध में परास्त कर अपनी स्वतंत्रता स्वतंत्र सैन्य शक्ति को दोस्तों परिचय दिया। ओ गुज्जर जो प्रतिहार देना, ऐसा मारा उन प्रतिहारों को, ऐसा मारा। और दो खुद का तो सैनिक बना लिया, तुम्हारी फौज खुद खड़ी करूं, खुद की फौज खड़ी कर ली भाई इस बंदे ने, सैनिकों की। किसने साहब जी? वाक्यपति राजमुंज ने। तो उसने पूछा जाएगा कि चौहानों का ऐसा कौन सा शासक था जिसने तो अपनी सैन्य शक्ति मजबूत की थी शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। पहले वासुदेव चौहान आया, फिर गोवक प्रथम आया, फिर सामंत नामक शासक आया, फिर सामंत के बाद में तो वाक्यपति राजमुंज आया, जिसने प्रतिहारों को, ये प्रतिहार वही है दोस्तों जो कि अग्निकुंड से पैदा हुए थे। किसमें दोस्तों? परमार चालुक्य प्रतिहार तीसरे नंबर के थे भाई साहब, तीसरे नंबर के। तो याद रखना तीसरे नंबर के दो प्रतिहार थे। प्रतिहारों के बाद में जो योद्धा पैदा हुए थे अग्निकुंड से, उनका नाम आता है साहब जी चौहान, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं चौथे नंबर के अग्निकुंड के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने। ठीक है, ब्रांडेड बनेगा भाई साहब पर्सन। ओ अब देखो भाई साहब, विग्रहराज द्वितीय और गोविंद तृतीय का शौर्य। ओ विग्रहराज तृतीय, सॉरी दोस्तों, विग्रहराज द्वितीय और गोविंद तृतीय दोस्तों जो शासक बनते हैं वाक्यपति राजमुंज के बाद में, धीरे धीरे दोस्तों दो कई पीढ़ियां आती जाती है। विग्रहराज द्वितीय हर्षनाथ शिलालेख। अरे भाई साहब, हर्षनाथ का जो लेख है ना, 977 ईस्वी का है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कि हर्षनाथ का दोस्तों जो लेख है वो किस वर्ष का माना जाता है? 977 ईस्वी का माना जाता है। ब्रांडेड वाला पर्सन है। तो 977 ईस्वी का हर्षनाथ शिलालेख विग्रहराज द्वितीय की महान विजयों का विस्तृत उल्लेख करता है। क्वेश्चन पूछो जाओ भाई साहब कि विग्रहराज द्वितीय की युद्ध लड़े, इसके पास पता नहीं कितनी कितनी रानियां थी, कितनी कितनी दासियां थी, कितनी कितनी सोने चांदी थे, कितनी कितनी युद्ध लड़े। किसका उल्लेख कहाँ मिलता है? विग्रहराज द्वितीय का जो उल्लेख मिलता है भाई साहब, वो मिलता है तो हर्षनाथ का जो शिलालेख 977 ईस्वी का आता है, जिसमें देखने को मिलता है। इसमें साहब जी हर्षनाथ के शिलालेख में 977 में विग्रहराज द्वितीय का उल्लेख देखने को मिलता है भाई साहब। ब्रांडेड पर्सन है। अगला देखिएगा भाई साहब, चालुक्य प्राज्य। किसके साहब जी? चालुक्य प्राज्य। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को युद्ध में पूरी तरह पराजित किया था। अरे योद्धा कौन से लड़े? किसने? विग्रहराज द्वितीय ने युद्ध लड़ा, जिसमें जिस युद्ध में चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे गुजरात के। कहाँ के साहब जी? इस गुजरात के दोस्तों चालुक्य वंश के राजा थे। किसके थे दोस्तों? चालुक्य वंश के राजा थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के, जिनका नाम है मूलराज प्रथम। क्या नाम है साहब जी? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम को किसने हराया? विग्रहराज द्वितीय ने हराया। किसने हराया दोस्तों? तो अब इस दो युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया था। ठीक है साहब जी, किसको? मूलराज प्रथम को। उल्लेख कहाँ मिलता है? अरे देखो हर्षनाथ के दोस्तों लेख में। किसमें साहब जी? हर्षनाथ। हर्षनाथ का दोस्तों, हर्षनाथ का जो लेख आता है साहब जी, कब का आता है? 977 ईस्वी का आता है। इसमें इस युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। याद रख लेना भाई साहब, ब्रांडेड पर्सन मिलेगा। आ जाओ भाई साहब, गोविंद तृतीय की चर्चा कर ले। किसकी चर्चा कर ले? गोविंद तृतीय। अरे ये देखो, अरे ये गोविंद भाई साहब, अरे पेटी ग्राम तो सही बनाए करो। वेरी घट शत्रु संगारक सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय ओ में गोविंद तृतीय को वेरी घट शासक शानदार उपाधि दी गई है। क्या दी गई है साहब जी? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोविंद तृतीय की उपाधि नाम बता दो भैया। उपाधि, इस बंदे की एक उपाधि आती है जिसका नाम है साहब जी वेरी घट। क्या नाम आता है? वेरी घट। एक आता है गट्टपर्णी। गट्टपर्णी एक ऐसा पौधा होता है, बताओ कैसा पौधा होता है? अरे क्वेश्चन पूछा गया था ना आप लोगों से पहले भी सेट में एग्जाम में, साइंस का। किसने? गट्टपर्णी जो पौधा होता है ना, वो किन जीवों को खा जाता है? बताना है मेरे को।
तो ये के तो वेरीगट की उपाधि जो कि गोविंद तृतीय की उपाधि आती है, जिसका नाम है शत्रु का संहार करने वाला। उपाधि का नाम है वेरीगट। अर्थ क्या होता है साहब जी? शत्रु का संहार करने वाला, शत्रु को ऐसा मारता था। तो गोविंद भाई साहब, गोविंद थे तो कितने थे साहब जी? गोविंद थे तीन। कितने थे साहब जी? तीन। तो गोविंद तरते जिसकी उपाधि आती है वेरीगट, जिसका अर्थ होता है शत्रु संहारक। क्या होता है? शत्रु संहारक। चलिए, सुप्रसिद्ध ग्रंथ आता है जिसका नाम है जो पृथ्वीराज विजय। इस उपाधि का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो मिलता है साहब जी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। वेरीगट उपाधि दोस्तों देखने का किसकी साहब जी? गोविंद तरते की। अब ब्रांडेड पर्सन देखिएगा, क्या नाम है साहब जी? ब्रांडेड पर्सन देखने का। इस गोविंद तरते ने गजनी पर रोक लगा दी। किस पे लगाई था? गंजी पर रोक लगा दी गोविंद जी भाई साहब। क्यों लगाया? गंजी पर। तो गजनी पर रोक। प्रसिद्ध इतिहासकार ओ परिस्ता बार बार करंट अवेलेबल ब्रांडेड पर्सन बोला वो भाई साहब कि गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है कि परिस्ता क्या करता है? परिस्ता भगवान कि भगवान ने तुझे भेजा था कि अरे परिस्ता ने तुझे भेजा है। परिस्ता ने किसके बारे में कहा? गोविंद जी भाई साहब के बारे में कहा। इस परिस्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के मुस्लिम शासक की सेना को मारवाड़ में आगे बढ़ने से बड़ा प्रतिरोध करके रोका था। भाई साहब देखो भाई साहब, कौन कहता है? प्रिस्ता नामक विद्वान कहता है कि गोविंद तृतीय को, किसको रे? गोविंद तृतीय ने जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। इनकी गजनी के जो शासक थे उनको आगे, जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनको आगे बढ़ने पर रोक लगा दी थी। किसने लगा दी थी? तो गोविंद तृतीय ने। पावरफुल आदमी था, वेरीगट शत्रु संहारक जिसे कहा जाता था। और किसके अनुसार? परिस्ता के अनुसार। फर्स्ट ग्रेड वालों ट्यूशन टपक जाएगा यहीं से। सेकंड ग्रेड वालों RS3 वालों टपकेगा भाई साहब। चलिए, ये थी भाई साहब हमने दोस्तों विग्रहराज द्वितीय की चर्चा कर ली। इसके बाद में मूल राज को राय तो विग्रहादित्य ने। इसके बाद में गोविंद ने जो था, गोविंद तृतीय जिसने मुस्लिम के जो सामंत थे तो गजनी के जो मुस्लिम व्यक्ति उनको आगे बढ़ने से रोका। याद रखना। बात कर ले रिवीजन। ओ रिवीजन करो साहब जी, हमारे साथ रिवीजन कराओ। भूल गया? अच्छा भूल गया बेटा, जल्दी जल्दी चलो आ जाओ, रिवीजन कर लिया। 1551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना की जाती है। जीएच उदयनी सूर्यवंशी मानते हैं। अखिलेश्वर शिलालेख प्रसिद्ध इनको क्या मानती है? चंद्रवंशीय मानती है। दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? आपकी ब्राह्मण वंश से मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अरे बिजोलिया शिलालेख, ओ बिजोलिया शिलालेख वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानता है। सांबर झील के निर्माता और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने का मुख्य स्रोत कौन माना जाता है साहब जी? बिजोलिया शिलालेख, सांबर झील। ठीक है, कौन निर्माण कराएगा? अरे कौन कराएगा? वासुदेव चौहान। भूवक प्रथम वो व्यक्ति था जिसने प्रतिहारों की अधीनता से जो तूफानों को मुक्त कराने वाला शासक माना जाता है। भाई साहब भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूवक प्रथम जिसने प्रतिहारों को, चौहानों की जो चौहान जो गुलाम थे प्रतिहारों की, उनसे जो मुक्त कराने वाला प्रथम शासक भूवक प्रथम। वेरीगट उपाधि किसकी आती है साहब जी? गोविंद तृतीय की तो उपाधि आती है वेरीगट, जिसका अर्थ होता है साहब जी, क्या होता है साहब जी? शत्रु संहार। अरे वेरीगट उपाधि किसमें दी गई है? किसके अनुसार वेरीगट उपाधि गोविंद तृतीय की थी? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार जो वेरीगट उपाधि है गोविंद तृतीय की है। और गोविंद तृतीय को दोस्तों, गोविंद तृतीय ने साथ ही मुस्लिमों को रोको मारवाड़ में आगे बढ़ने से। किसके अनुसार साहब जी? परिस्ता के अनुसार। क्या नाम है? परिस्ता। परिस्ता, परिस्ता के अनुसार। इस परिस्ता के अनुसार इस बंदे ने रोका था। ठीक है। विग्रह राज दोस्तों द्वितीय की मैं बात करूं साहब जी, मूल राज प्रथम को राजा जो कि गुजरात का जो शासक था। अर्थनाथ शिलालेख में उल्लेख देखने को मिलता है। रिवीजन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 973 ईस्वी में दोस्तों अर्थनाथ के शिलालेख में दोस्तों विग्रहराज द्वितीय का दोस्तों काल का उल्लेख देखने को मिलता है। आ जाओ भाई साहब, जहां से दोस्तों शासकों की शुरुआत होती है। क्या होती है साहब जी? शुरुआत होती है इसके साहब जी चौहानों की, जिसका नाम है अजय राज चौहान। अजय राज चौहान क्या नाम है साहब जी? 1005 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन करता है, जिनका नाम है अजय राज। अजय रहा, जिसको किसी ने दोस्तों हराया ही नहीं, अजय राज किया। ठीक है। चौहान 1105 से 1133 ईस्वी के बीच में अजय राज चौहान आते हैं। और अजय राज चौहान ही दोस्तों अजमेर की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं लोग? अरे बताओ रे, किसकी स्थापना करते हैं? अजमेर की स्थापना करते हैं। सिक्के, ओ अजय राज चौहान ही सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? सिक्के, कॉइन्स चलाए थे, करेंसी। राज्याभिषेक, अरे राजे राज का अभिषेक 1105 ईस्वी में दोस्तों शाकंभरी की गद्दी पर बैठे और इस वंश के एक बेहद प्रतापी शासक माने जाते हैं। कब शासक बने साहब जी? 1105 में। कब तक बने रहे साहब जी? 1133 ईस्वी तक शासक बने। अजय मेर नगर 1113 में। देखना भाई साहब, 1105 ईस्वी में शासक बनते हैं।
1133 तक दोस्तों शासन बने रहते हैं। इसी टाइमिंग पीरियड के बीच में दोस्तों 1113 ईस्वी में इन्होंने अजय मेरू, अरे आजकल दोस्तों जो बसें चलती है ना उनपे अजय मेरू लिखा होता है, याद रख लेना। अजमेर का पुराना नाम क्या था साहब जी? अजय मेरू। क्या नाम है? अजय मेरू, अजमेर। और बस जो होती है ना, बस ट्रक चलते हैं, बस क्या चलती है, बस जो चलते हैं ना, इस बस के दोस्तों ऊपर लिखा होता है अजय मेरू बस वाया फ्रॉम जोधपुर, फ्रॉम जयपुर। क्या लिखा होता है? अजय मेरू बस ही लिखा होता है। तो इस नगर बताया और अपनी गत राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। किसको बनाया साहब जी? अजय राज चौहान ने। अजय प्रियधर्म, अजय राज ने अपने शासन काल में एक चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए, जिन्हें इतिहास में अजय प्रियधर्म कहा गया। भाई साहब ब्रांडेड पर्सन बनेगा भाई साहब। क्या बनेगा भाई साहब? अरे ब्रांडेड पर्सन बनेगा भविष्य में। क्वेश्चन लगा लेना। किसने? अजय राज चौहान ने अपने शासन काल में किसके? अरे चांदी के, सिल्वर, तांबा, तांबा, कॉपर। तो यार ना, सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, तांबा यानी कि कॉपर, 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 चांदी के तांबे के नए सिक्के चलाए थे अजय राज चौहान ने। अजय राज चौहान ने दोस्तों तांबे के और चांदी के नए सिक्के चलाए थे, जिन्हें अजय प्रियद्रम्भ कहा गया है। क्या कहा गया है? अजय प्रेम। अरे पीछे वाला शब्द याद कर लेना, द्रम्भ। क्या याद रखोगे? द्रम्भ। क्वेश्चन बन जाएगा अजय प्रिय द्रम्भ, अजय प्रिय आरंभ, कुछ भी दे देगा भाई साहब। याद रखना, तो द्रम्भ आपको याद रखना है। इसकी रानी थी जिसका नाम है सोमलवती, 16 सोमवार का व्रत करती थी। क्या करोगे दोस्तों? याद रखना। इसकी रानी का याद नहीं हो तो अजय था। जो शासक अजय है उसकी रानी क्या करती थी? 16 सोमवार का व्रत करती थी, भगवान शंकर की पूजा करती थी। शंकर भगवान हमारा लाडा ने अजय रखान जो कै रखान जो, तो भाई साहब 16 सोमवार का व्रत करती थी। याद रखना जो। तो सोमलवती क्या हो जाएगा? ट्रिक लगा लेना। सोमलवती 16 सोमवार का व्रत करती थी, रानी का नाम है सोमलवती। वो व्रत क्यों करती थी? अरे हमारे राजा हमारा लाडा अजय रखान अजय, तो अजय राज की लुगाई जी को नाम सोमलवती, लुगाई को नाम क्या? सोमलवती। इस वंश की अनूठी विशेषता के रूप में उन्होंने अपने कुछ सिक्कों पर, अरे उन्होंने भी सिक्के जारी किए, उन पर अपनी रानी सोमलवती का नाम भी खुदवा दिया। भाई साहब इतिहास में एक राजा हुआ जिन्हें खुद की लुगाई के लेकर ताजमहल बनायो, बनायो या न बनाए भाई साहब, या तो इतिहास की बात, इतिहास में दबी हुई है। कोई न जाना बनाए जो शिव मंदिर जो कहे तो बात की बात है। लेकिन राजस्थान में एक राजा जी ने खुद की लुगाई का नाम का सिक्का चलाया, उनको नाम तो साहब जी अजय राज चौहान। का नाम है? अजय राज चौहान, जिन्हें खुद की लुगाई का नाम का सिक्का चला दिया भाई साहब। सोमलवती के नाम का भी सिक्का खुदवा दिया था। ठीक है। और अजय प्रियद्रम नाम का सिक्के चलाया, जो कि चांदी के तांबे के सिक्के थे। याद रखा जो ऐसा दगड़ वाला क्यों सुना है ना। मजे मजे आ जाओ तो टेंशन ना लेने की जरूरत नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण और परम सहिष्णुता देखिएगा भाई साहब। व्यक्तिगत मत क्या कहते हैं? अजय राज व्यक्तिगत रूप से शैव मतावलंबिता भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। मैंने की ना भाई साहब, राजे राज के चौहान की लुगाई जी को नाम सोमलवती, शंकर भगवान का 16 सोमवार का व्रत करती, टीका करती शिव, शंकर भगवान शिव। तो अजय राज जी को तो ज्ञात हो, शंकर भगवान को काय हो भक्त हो गयो। अरे लाला आजा, शंकर भगवान को भक्त अजय राज चौहान। भगवान शिव के उपासक थे कौन? अजय राज चौहान। क्यों समझ जाएगा? शिव संप्रदाय के थे या फिर दो तो विष्णु संप्रदाय के थे साहब जी? विष्णु के नहीं, शिव के थे। कौन? अजय राज चौहान। सर्वधर्म संभाव, सेव होने के साथ साथ में भी एक अत्यंत धर्म सहिष्णुता शासकीय। क्वेश्चन आ जाएगा भाई सब आरएसपी में कि जो अजय राज चौहान है क्या वो धर्म सहिष्णुता वाले व्यक्ति थे? बिल्कुल हाँ साहब जी, ये बिल्कुल रूप से धर्म सहिष्णुता वाले शासक थे, जिन्होंने जैन, उन्होंने जैन और वैष्णव धर्मावलियों को भी पूर्ण रूप से सम्मान दृष्टि से देखा। भगवान शिव की पूजा करते थे। जैन धर्म की जो व्यक्ति थे उनकी भी साथ उन्होंने क्या की आस्था को बरकरार रखा। साथ में जो दो वैष्णव संप्रदाय के जो व्यक्ति थे उनको की आस्था को क्या रखा? बरकरार रखा। अरे मैंने आप लोगों को बताया था भारतीय इतिहास का जो भी सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ इतिहास सब्जेक्ट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म दोस्तों, जो धार्मिक दोस्तों जो जागरण की जो शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों दक्षिणी भारत से। दोस्तों जहां पर दो व्यक्ति दोस्तों दो संप्रदाय प्रचलित है, एक का नाम है साहब जी शैव, एक का नाम है वैष्णव। शैव को क्या कहा जाता था? नए नार कहा जाता था, और वैष्णव जो थे इनको अलवार कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। नई नार की संख्या बात करें तो साहब इनकी 63 संख्या थी, और अलवारों की बात करें इनकी संख्या 12 आती है। अलवार दोस्तों जो संत थे ना, इनमें एक दो महिला थी जिसका नाम है दोस्तों चांडाल महिला। क्या नाम है? आंडाल महिला। तो एक महिला भी थी, 12 संत थे। इन 12 संतों में एक महिला थी, क्या नाम है साहब जी? महिला। इस महिला का नाम था आंडाल महिला। क्या कहा जाता है? आंडाल महिला। ये भी बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ब्रांडेड लेवल का पर्सन। आ जाओ भाई, तो याद रखना शंकर जैन
कौन? भगवान विष्णु का परम भक्त कौन है? अजय राज चौहान। जैन मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने अपने नए बसाए गए नगर अजमेर में। नगर क्या बताया था? अजय मेरू। आज भी बसों के ऊपर क्या लिखा होता है? अजय मेर से चलने वाली बस, जोधपुर जाने वाली यात्रीगण जल्दी से जल्दी बैठ जाए भाई साहब। जैन धर्मावलंबियों को भी भव्य मंदिर बनाने की तो राज की अनुमति प्रदान की थी किसने भाई साहब? अजय राज चौहान ने। अरे यो लगाओ भाई साहब क्वेश्चन, तो यो आओगे रे, यो लगाओ भविष्य को प्रश्न भाई साहब, यो क्वेश्चन आओगे भविष्य में 100% गारंटी में देता हूँ, लिख कर ले लेना। प्रश्न नहीं आए तो तुम पढ़ना छोड़ देना, मैं पढ़ाने वाला छोड़ना नहीं हूँ, क्योंकि पता है मेरे को प्रश्न यहीं से आने वाला है। आइएगा, स्वर्ण कलश का दान। जैन धर्म के प्रति अपनी अगध श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए अपने अपने खजाने से, किससे साहब जी? जैन धर्म के लिए जो भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, इस मंदिर के लिए दोस्तों उन्होंने सोने का कलश दान में दे दिया। अरे मंदिर सोना को कलश मिल जाता ना तुम तो करोड़पति हो जाते हो, तो सोना को कलश दे दो, किन दो? अजय राज चौहान की के लिए जो जैन धर्म का व्यक्ति आगे लेकर की को मंदिर बनाओ था भाई साहब? पार्श्वनाथ भगवान को मंदिर बनाओ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए था। कितना हुए था साहब जी? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर, ठीक है। तो इनको सोने का कलश भेंट किया था, याद रख लेना। सोमलवती सोने का सिक्का जारी किया करती थी प्रतिदिन अपने नाम का। रानी थी किसकी? अजय राज लुगाई की। 1113 ईस्वी में तो अजमेर शहर बसाया था। किसने बसाया साहब जी? इस बंदे ने बसाया। सोने का कलश दान दिया पार्श्वनाथ भगवान मंदिर के रूप में। आ जाओ भाई साहब, रिविजन कर लिया मान साहब, रिविजन रिविजन देखो। 1113 में अजमेर की नगर की स्थापना की। बाकी दोस्तों अनुराग ओ अगलो आ जाओ, अगलो शासक पढ़ लिया। कहीं बड़ा पसीनो आ गयो बेटे का बाबड़ा, मेहनत मु कर रही हूँ, रंग था कि आओगी मेहनत की टेंशन लेने की जरूरत ही कोई ना। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अर्णोराज आ जाओ भाई, अर्णोराज। अगले शासक आते हैं जिनका नाम है साहब जी अर्णोराज। क्या आते हैं भाई साहब? अर्णोराज, ठीक है। ये इन्हें कहा जाता है तो आनाजी। क्या कहा जाता है? आनाजी। 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी के बाद में तो शासन बनते हैं। 1155 के बीच में तो इनका शासन पीरियड आता है जिनका नाम है अर्णोराज या आनाजी। अगले व्यक्ति देखिएगा, ठीक है। चलिए, सैन्य अभियान और संघर्ष, मिलिट्री कैंपन। तुर्कों और मालवा पर विजय प्राप्त की किसने साहब जी? अर्णोराज ने। आइए दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं। तुर्कों और मालवा पर विजय, अर्णोराज ने आक्रमणकारी तुर्कों, गजनीवियों और मालवा के शासकों को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि जो जिनका नाम आता है दोस्तों गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय ने जो गजनी के जो शासक थे ना, उन गजनी के जो मुसलमान आक्रांता थे उनको जो मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। कौन कहता है? प्रिस्ता नाम को विद्वान ऐसा कहता है। साथ में दोस्तों देखेगा कि अर्णोराज ने भी, किसने साहब जी? अर्णोराज ने भी दोस्तों दोस्तों गोविंद तृतीय की तरह ही गजनियों को आगे बढ़ने से रोका था। साथ में जो मालवा के जो शासक थे उनको भी युद्ध में पूरी तरह पराजित किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, इंपोर्टेंट, याद रखना। चालुक्यों से दोस्तों टकराव। चालुक्य कौन थे? मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों कि अग्निकुंड के अनुसार दोस्तों जो सेकंड नंबर पर दोस्तों जो उत्पन्न हुए थे उनका नाम है चालुक्य। कौन थे साहब जी? चालुक्य। मालवा के मालवा में सफल रहने के बाद भी वे गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल चालुक्य से युद्ध में पराजित हो गए। कौन साहब जी? सफल होने के बाद भी गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल चालुक्य से युद्ध में पराजित हो गए। कौन भाई साहब? अर्णोराज। अरे लगाओ क्वेश्चन, अर्णोराज। अर्णोराज, अर्णोराज की हार हो जाती साहब जी। क्या होती है? हार। क्या हो जाती है साहब? कौन हराता है भाई साहब? कुमारपाल तो जो चालुक्य वो इस अर्णोराज को हरा देता है, युद्ध में पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित होते हैं? अरे अर्णोराज, आनाजी, ठीक है। मालवा के शासक को दोस्तों किसने हराया? अजय राज या सॉरी दोस्तों अर्णोराज ने हराया। और अर्णोराज ने मालवा के शासक को हराने के बाद वो सोचता है कि यार मैं आगे तक बढ़ूं, आगे कहां जाना चाहता हूं? गुजरात जाना चाहता हूं। गुजरात में जाने के बाद में गुजरात का जो शासक था जिसका नाम है कुमारपाल। क्या नाम है साहब जी? कुमारपाल। कौन था दोस्तों? गुजरात का जो चालुक्य शासक था उसका नाम है कुमारपाल। ये कुमारपाल वहां पर बैठा रहता है। आज आजा अर्णो जी आजा, ताने तो आज धूल मुचटाऊं। तो अब जो कुमारपाल ने शुद्ध हो जी अर्णोराज ने शुद्ध हो तो बाकी बाकी पास हुआ तो पांच बाकी आओ इतना साफ मरी सांबर आ जाओ।
तो याद रखना जी। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विग्रहराजद्वितीय था, कौन था दोस्तों? विग्रहराजद्वितीय। उसने दोस्तों गुजरात के चालुक्य शासक को हराया था, जिसका नाम है मूलराज प्रथम। क्या नाम है? लेकिन उसने तो हराया था, यहाँ पर बंदा हार जाता है, तो पराजित हो जाता है, जिसका नाम है अर्णोराज। किससे पराजित होता है साहब जी? कुमारपाल चालुक्य से पराजित हो जाता है। वंश का गौरव, चालुक्य के हाथों हुई इस पराजय से दोस्तों, चालुक्य के चालुक्यों के हाथों हुई इस पराजय से उनके मान हानि को उठानी पड़ी। मान लड़ाई हारो तो बेटा गांव कर ना लुके रागे ना बेटी का बाबा रागे ना बेटी का बाबा तो है ना। लेकिन उनके गजनियों को खदेड़ा ओ गजनिया तो धोया था बुरी तरह से। किने भाई तो अरणो राज ने किने भी धोया था, इसुपली किने भी धोया था, गोविंद दर्जी ने भी धोया था। और मालवा और हरियाणा अभियानों का सफल नेतृत्व किया भाई साहब। बंदा क्यों देखेगा, तुर्कों को हराया, किसको? गजनियों को हराया, मालवा की शासकों को हराया, प्लस दोस्तों हरियाणा के दोस्तों जो हरियाणा की जो शासक थे उनको भी हराया। हराकर चौहान वंश के दोस्तों प्रभुत्व को दोस्तों कम नहीं होने दिया। गुजरात से हारा, बाकी तीनों से जीता, इससे जीता दोस्तों, और गजनियों से जीता, लेकिन चालुक्यों से हार गए थे, है ना, इनसे हार हुई। तो बन जाएगा भाई साहब ब्रांडेड वाला। कुमारपाल, ऐतिहासिक निर्माण और कार्य, स्थापत्य कला के क्षेत्र में आना जी का योगदान आज भी दोस्तों अजमेर में दोस्तों जाना जाता है। भाई साहब जी का नाम है आना सागर झील। क्या नाम है साहब जी? चलो, आना सागर झील का निर्माण कराते हैं, कौन कराएंगे भैया? आना सागर झील का निर्माण अरनोराज। आना जी, नाम क्या है? आना, और सागर का मतलब झील। आना सागर झील का निर्माण कौन कराते हैं? आना जी, अरनोराज। इन्होंने अजमेर में तुर्कों के खून से रगी धरती को साफ करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध आना सागर झील का निर्माण कराया। ओ भाई साहब, खतरनाक प्रश्न। क्वेश्चन पूछो जाओ तासो, आना सागर झील का निर्माण क्यों करवाया था? रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन? अरे आजकल तो कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने कराया। किसने कराया? अर्णोराज ने। क्यों करवाया? तुर्कों को किसने मारा था? अर्णोराज ने। तो अजमेर में तुर्कों को मारा साहब जी, तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने के उद्देश्य से। ओ भाई साहब, खून ही खून हो गए जो अजमेर में, खून ही खून हो गए जो किको तुर्का को, मुस्लिमों को, गजनियों को। तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने के उद्देश्य से साहब जी आना सागर झील का निर्माण कराया था। खतरनाक कथन बनेगा भाई साहब। याद रखना, किसने? साहब जी अर्णोराज ने। वराह मंदिर का निर्माण, अरे सेकंड ग्रेड वाला जग जमा क्वेश्चन पूछो क्यों तो था तो जीके का पेपर में कहीं कि वराह मंदिर का निर्माण देखिएगा। धार्मिक नगरी पुष्कर, पुष्कर में किसका नाम है साहब जी? पुष्कर। पुष्कर में इन्होंने भगवान विष्णु के वराह मंदिर का भगवान भव्य निर्माण कराया। वराह का मतलब क्या होता है साहब जी? सुअर। वराह का मतलब क्या होता है? सुअर। भगवान विष्णु का एक सुअर का अवतार हुआ था। क्या होता था दोस्तों? सुअर, जिसे कहा जाता है वराह अवतार। क्या कहा जाता है? वराह। तो भगवान विष्णु के वराह अवतार के ऊपर एक इन्होंने मंदिर बना दिया, जिसका नाम है वराह मंदिर। कहां पर बनाया साहब जी? पुष्कर में बनाया। कमेंट में लगाओ भाई साहब पुष्कर। अरे मुझे मुझे को कमेंट में बताओ कि भाई साहब मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने? मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कमेंट में बताना। तो वराह मंदिर का निर्माण करना साहब जी अर्णोराज। आना सागर झील जो कि तुर्कों के खून से रंगी हुई धरती थी उसको साफ करना चाहते थे पानी से, कौन? आना जी। आना सागर झील का निर्माण कराया। सांबर झील का निर्माण किसने कराया साहब? वासुदेव चौहान ने। आ जाओ भाई लोग। धार्मिक दृष्टिकोण विद्वानों का आश्रय, अरे अपने पिता अजय राज की तरह आना जी भी परम धार्मिक था। ओ अजय राज भगवान शंकर को भक्त थे, ठीक हो तो साहब जी भगवान शंकर का सेव मदावली था। अजय राज की तरह ही तो आना जी भी, जिनका कहा जाता है अर्णोराज। क्या नाम है साहब? अर्णोराज। वे परम धार्मिक सहिष्णुतावादी व्यक्ति था। व्यक्तिगत मत कहता है कि अर्णोराज भी व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे। किसकी करते थे? भगवान शंकर की। बाप की करा? शंकर भगवान की पूजा। बेटों की करा? शंकर भगवान की पूजा। बेटा की सॉरी मतलब पिताजी की लुगाई इसलिए को नाम सोमल होती, शंकर भगवान की पूजा करा। क्या रकान जी। आ जाओ भाई सब। धार्मिक सहिष्णुता से होने के बावजूद भी उन्होंने अन्य सभी धर्मों के प्रति गजब सहिष्णुता का प्रति दिया। बेटा भी धर्म सहिष्णुतावादी व्यक्ति था, बेटा भी था साहब जी, याद रखना है। लेकिन अजय राज ने सोने का कलश दान दिया था पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। याद रखना, किसने साहब जी? अजय राज ने सोने का कलश दान दिया था पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए में। उनको बेटों का करंट कांड करा था। आ जाओ भाई देखो देखो, बाप ने तो दियो सोना को कलश, बाप ने तो दियो सोना को कलश, बेटा ने दे दी जमीन दान में। ले जाओ हमारी जमीन ले जाओ। अजमेर के किसके साहब जी? अजमेर के जैन धर्म के
खतरगच्छ संप्रदाय की। दोस्तों एक संप्रदाय आता है जैन धर्म में जिनका नाम है खतरगच्छ। दोस्तों याद है ना, जैन धर्म आगे जाकर दोस्तों कुछ संप्रदायों में आगे चलकर बट जाता है, जिनमें से दोस्तों एक शाखा निकलती है जिनका नाम है खतरगच्छ की संप्रदाय की शाखा, जो कि दोस्तों गुजरात वगैरह जो जो इलाका था वहां पर दोस्तों ये रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिएगा, पिता है जिनका नाम है अजयराज, किसको देते हैं साहब जी? जैन धर्म के। जैन धर्म का 5 जैन मंदिर था जिसके लिए सोने का कलश दान दिया, लेकिन बेटा ने जमीन में दान दे दी। लगा हमारी जमीन काहे करूं रहूं, मार्केट खूब पीछा कोड़ी तो भूमि दान दी अजमेर के जैन धर्म के खतरगच्छ और खतरनाक गच्छ संप्रदाय की अनुयायियों के लिए राजकीय भूमि दोस्तों दान भी दिया था। दोस्तों राजकीय भूमि दान दिया था, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके समय प्रखंड विद्वान कौन कौन थे? अरे लगा लो भाई जब भविष्य को प्रश्न है, लगा लो भविष्य के प्रश्न कौन आएगा भविष्य में, कुछ पूछो जाओ यहाँ से। प्रखंड विद्वान, इनके दरबार में 2 महान विद्वान निवास करते थे जिन्हें आना जी ने राजकीय सम्मान दिया था। एक का नाम है देवबोध, क्या नाम है? देवबोध। एक का नाम है धर्मघोष, क्या नाम है साहब जी? धर्मघोष। धर्म की घोष हुई, धर्म की गूंज उठी, देवताओं का मेरे को बोध हुआ। क्या रायत करूंगी साहब जी, याद क्या रखोगे? अर्णो जी को देवताओं का बोध हुआ और धर्म की घोष कर दी। ट्रिक लगा लो भाई साहब, ट्रिक क्या लगा लोगे कि दोस्तों अर्णो राज को, किसको? अर्णो राज को देवताओं का बोध हुआ। क्या हुआ साहब जी? देवताओं का बोध हुआ, साथ ही धर्म की घोष कर दी उन्होंने। क्या कर दी साहब जी? धर्म की घोष की। क्या की दोस्तों? धर्म की घोष की। ये ट्रिक लगा लेना भाई, जिंदगी में कभी भी नहीं बोलोगे कि अर्णो राज ने देवताओं का बोध किया, यानी कि दोस्तों देवबोध इनके दरबार का राजकीय विद्वान था, साथ में धर्म घोष भी इनके दोस्तों दरबारी विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, अरे भाई आज कब तो अब जाओगे। अच्छा, मैं आप लोगों को दोस्तों इससे पहले वाले दोस्तों मैंने वीडियो में रात चर्चा की थी आप लोगों से बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। दोस्तों किसके बारे में? बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तब मैंने आपको दोस्तों एक शासक पढ़ाए थे जिनका नाम है साहब जी कर्ण सिंह। क्या नाम है साहब जी? कर्ण सिंह। अब आरो उंडालो चाह रहे थे, कहीं चाह रहे थे उंडालो, उंडाला का मायने का मतलब खावा मत तरबूज, तरबूज की लड़ाई हुई थी कर्ण सिंह का समय, था याद है ना? तरबूज की लड़ाई जिसको कहेंगे मत्तीरा की राण, कहेंगे मत्तीरा की राण। इस कर्ण सिंह के दोस्तों एक विद्वान था, इसके दोस्तों इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम है गंगानंद मेथी। क्या नाम है साहब जी? गंगानंद मेथिली, जिसने 2 बड़े ग्रंथ लिखी थी। क्या लिखे थे साहब जी? 2 बड़े ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, इसने बुक लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? बुक लिखी थी। आपको पता है ना क्या नाम है उनका? अरे बता दो। काव्य डाकिनी। क्या नाम है? काव्य डाकिनी, डाकिनी। ठीक है, किसने लिखी? और एक और रचना लिखी इसने, एक और रचना थी जिसका नाम है कर्ण भूषण। क्या नाम है? कर्ण भूषण। तो ये बात आपको याद रखनी। गंगानंद मेथिली जो कि कर्ण सिंह जो तो बीकानेर रियासत के दोस्तों दरबारी थे दोस्तों, जिन्होंने काव्य डाकिनी और कर्ण भूषण नामक रचना लिखी थी। आ जाओ भाई फटाफट चर्चा कर ले अगले शासक की ओर, रिवीजन कर ले भाई, रिवीजन। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया साहब जी? अरे बताओ, अर्णो राज के द्वारा कराया जाता है। वराह मंदिर का निर्माण, पुष्कर में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया साहब जी आना जी के द्वारा, भगवान विष्णु को समर्पित है। कुमारपाल चालुक्य, अरे कुमारपाल चालुक्य गुजरात के वह शासक जिसने तो अर्णो राज को पराजित किया। अर्णो राज हार जाते हैं, लेकिन अर्णो राज ने तुर्कों को हराया, मालवा के सूबेदारों को हराया, साथ में दोस्तों उन्होंने हरियाणा में अभियान किया, वो भी सुरक्षित रहा था। ठीक है, देवबोध और धर्मघोष कौन थे? तो साहब जी देवघोष और धर्मघोष किसके थे दोस्तों? आना जी के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। तो आना जी के 2 प्रसिद्ध प्रखंड विद्वान हुआ करते थे। उसने खतरगच्छ के वो जैन संप्रदाय के जिसने आना जी की तो अजमेर में भूमि दान दी थी। क्या देते तो जमीन ले जा। आ जाओ भाई साहब, विग्रहराज द्वितीय, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि विग्रहराज द्वितीय का उल्लेख दोस्तों, जो विग्रहराज जो सेकंड था, इसका उल्लेख दोस्तों हमें दोस्तों देखने को मिलता है हर्षनाथ लेख में। किसमें साहब जी? हर्षनाथ का लेख कब का आता है साहब जी? 977 ईस्वी का आता है। इस दोस्तों विग्रहराज दोस्तों जो सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये केवल विग्रहराज सेकंड की चर्चा कर रहा हूँ। इस विग्रहराज सेकंड ने दोस्तों एक बंदे को हराया था दोस्तों, पता है ना दोस्तों किसको हराया था? गुजरात का दोस्तों एक चालुक्य शासक था जिसका नाम बता देगा मेरे को। क्या नाम बताओगे साहब जी? जिसका नाम है दोस्तों मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम किसको हराया था दोस्तों? चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, इसको हराने का कार्य करता है विग्रहराज द्वितीय। अब आ जाते हैं भाई साहब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। किसके बारे में साहब जी? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विसल देव कहा जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है,
बीसल ने दोस्तों 20 नर आपको याद रखने, क्या नाम है 20 नर। बीसल देवरासो किसने लिखा था, नरपति नाला ने लिखा था। मैंने आप लोगों को राजस्थानी साहित्य के रासो आप लोगों को बताए थे, खतरनाक ट्रिक आप लोगों को बताई थी। 20 नर बीसल देवरासो नरपति नाला ने लिखा था। आ जाओ भाई साहब बीसल देव चतुर्थ के बारे में चर्चा कर ले। ठीक है तो विग्रहराज चतुर्थ जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है साहब जी, अरे देखो भाई साहब देखो, विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है साहब जी, बीसल देव का अन्य नाम है। 1158 ईस्वी से शासन करते हैं, कौन करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। 1163 ईस्वी से दोस्तों शासन करते हैं। कितने साल किया दोस्तों, मात्र शासन 5 साल, मात्र 5 साल तक दोस्तों शासन किया इस बंदे ने। नाम चतुर्थ है लेकिन 5 साल शासन कर रहा है। 1 2 3 4 5 इका नाम के शब्द होते 5 साल तक शासन करो किसने साहब जी, जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने पता 5 साल तक शासन करो, 5 शब्द में 5 शासन याद रख लेना। आ जाओ भाई सब। सैन्य सफलता और साम्राज्य का विस्तार, दिल्ली पर अधिकार किया। अरे मैंने आप लोगों से शुरुआत में कहा था कि राजस्थान का एक ऐसा भाई साहब शासक जिसने दिल्ली तक दोस्तों, दिल्ली को पराजित नहीं, दिल्ली को जीत लिया था, दिल्ली पे शासन कर रहे थे भाई साहब। दिल्ली पर अधिकार, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हरा दिया भाई साहब। लगाओ इंपोर्टेंट, किसको हराया था तोमरों को, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा कि विग्रहराज ने किसको हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, पराजित कर दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया। वो दिल्ली पर अधिकार करने वाला तो पहला चौहान शासक था भाई साहब, प्रथम लौंडा था तो चौहानों का। किसका साहब जी, चौहानों का प्रथम शासक था जिसने दिल्ली पर शासन कर लिया भाई साहब। ब्रांडेड वाला प्रश्न बनेगा तो दोस्तों, पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली पर दोस्तों शासन किया। किसको हराया साहब जी, तोमरों को हराया। किसको हराया, तुमड़िया, तुमड़िया जाना तो गोल 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 तुमड़िया तुमड़ियो है ना, तोमरों को हराया। किसने हराया दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, गजनी को पराजित, गजनी को पराजित, इन्होंने गजनी के शासक खुसरू शाह को युद्ध में बुरी तरह पराजित कर अपने सैन्य शक्ति का लोहा मंगवाया। भविष्य में प्रश्न भाई साहब, भविष्य में प्रश्न बनेगा आप लोगों से, किसने कि दोस्तों गजनी के शासक था जिसका नाम है खुसरू शाह। क्या नाम है, खुसरू, मेरी शाह क्या नाम है, मैं तो खुश रू हूँ, मैं तो खुश हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत है, तू अच्छी तरह से ले ले, टेंशन लेने, तू मेरे को छोड़ जा, चली जा, कहाँ जाएगी, अरे जाएगी कहाँ, मेरी नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा, 8वां दो तो कमीशन आएगा। नौकरी तो देखी है ना तुम लोगों ने, 8वां दो तो जो पे कमीशन इसकी जो सैलरी होती है ना, इतनी होती है कि नौकरी लगने की इच्छा होती है। तो दोस्तों देखेगा कि विग्रहराज चतुर्थ ने खुसरू शाह जो की दोस्तों कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था, इस गजनी के शासक को दोस्तों बुरी तरह पराजित कर दिया था। किसने साहब जी, विग्रहराज चतुर्थ ने। ब्रांडेड पर्सन बनेगा, याद रखना, भगवान देगा इस पर्सन आपको। साहित्य कला और उपाधियां, विग्रहराज एक महान विजेता होने के साथ साथ में उच्च कोटि का विद्वान और कवियों का दोस्तों आश्रय दाता भी था। इससे पहले हमने दोस्तों एक बंदे की चर्चा की जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया साहब जी, अरुणोराज। क्या नाम था, अरुणोराज। अरुणोराज के दरबार में 2 विद्वान रहते थे जिनका नाम है देव बोध और धर्म घोष। तो यार ना, देवताओं का बोध हुआ और धर्म की घोष कर दी, उसने विजय कर दी। किसने साहब जी, अरुणोराज ने। आ जाओ भाई साहब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, कटी बांधव की उपाधि, अरे कटी नहीं, कवि बांधव ये उपाधि, ये छल्ला है, ये उपाधि है। कवि बांधव प्रसिद्ध विद्वान जयानक भट्ट ने विग्रहराज के साहित्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें कवि बांधव यानी कि कवियों का भाई या मित्र की उपाधि दी थी। कवि बांधव जिसका अर्थ क्या होता है, कवियों का भाई और मित्र। किसने दी थी रे, विजय जयानक भट्ट ने। किसने दी थी साहब जी, जयानक भट्ट ने इसको दो तो उपाधि दी जिसका नाम है कवि बांधव। क्या दी साहब जी, कवि बांधव उपाधि दी। मैंने आप लोगों को तो इससे पहले बताया कि दोस्तों जो गोविंद तृतीय था, उस गोविंद तृतीय को वेरी घट कहा जाता था। क्या कहा जाता था साहब जी, वेरी घट कहा जाता था। वेरी घट का अर्थ क्या होता था, तो शत्रुओं का संहार करने वाला। किसको हराया था साहब जी, तुर्कों को हरा दिया था। किसको हराया था दोस्तों, गजनी के जो शासक थे उनको हराया था दोस्तों। वेरी घट आपको याद रखने, पृथ्वीराज सॉरी दोस्तों गोविंद तृतीय की उपाधि आती है वेरी घट। उसी प्रकार से विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि आती है जिसका नाम है कवि बांधव। कौन देते हैं साहब जी, जयानक भट्ट देते हैं। हरि केली नाटक, अरे हरि, हरि और केड़ी और नाटक। हर मैंने क्या होता है, भगवान हर, हरि, हर यानी क्या होता है भाई साहब, भगवान शंकर, और केली मैंने नाटक, केड़ा। ठीक है, विग्रहराज ने स्वयं संस्कृत भाषा में हरि केली नाटक की रचना की थी। और ये जो हरि केली जो नाटक है ना, ये एक दो तो भारत के एक दो तो आधुनिक भारत के दो तो एक बड़े विद्वान हुए थे जिनका नाम देखने को मिलता है दोस्तों, आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय। कौन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की तो समाधि बनी हुई दोस्तों लंदन में। उन लंदन में जो उनकी जो लंदन है उनका दोस्तों एक जगह दोस्तों शहर है, उस शहर में उनकी जो समाधि बनी हुई, उनकी समाधि के ऊपर
तो ये जो हरि केली नाटक है ना, इसकी जो रचना है, इसकी जो पंक्तियां, इस उस नाटक की पंक्तियां उस पर लिखी गई है, ये भी बात आपको याद रखनी, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसमें लिखा साहब जी? संस्कृत भाषा में नाटक लिखा। क्या लिखा साहब जी? नाटक। इस नाटक का क्या नाम है? हरि केली। क्या नाम है? हरि केली। ठीक है, चलिए अगला देखेगा कि ललित विग्रहराज। ओ ललित विग्रहराज, इनके दरबारी विद्वान सोमदेव, सोमदेव विग्रहराज के सम्मान में ललित विग्रहराज नामक प्रसिद्ध दो तो नाटक लिखा। नाटक लिखा, क्या है? नाटक। किसका नाम है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज जो है दोस्तों एक नाटक है, जो कौन लिखते साहब जी? सोमदेव लिखते। सोमदेव किसके दरबारी थे साहब जी? इसी विग्रहराज दोस्तों तो फोर्थ था, इसी विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? बिसल देव कहा जाता है। बिसल देव के दरबारी विद्वान थे जिनका नाम है सोमदेव। सोमदेव ने ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी। ये देखो भाई साहब, किताब लिखी। ये किताब वो नाम का ही है साहब जी? ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज। कहीं है नाटक, नाटक कविता कोई ना, ख्याणी कोई ना, कहीं नाटक। नाटक नाटक मत कर बेटी का बाबड़ा, पढ़ ले चुपचाप। आ जा देख, ऐतिहासिक निर्माण कार्य। अब देखेगा संस्कृत पाठशाला। ओ ये देखो भाई साहब, स्कूल ठीक हो तो संस्कृत को, ठीक हो संस्कृत को स्कूल देखेगा। इन्होंने अजमेर में एक भव्य संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसमें कराया? अजमेर में। किसने कराया साहब जी? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, और उसकी दीवारों पर अपने द्वारा रचित ग्रंथ हरि केली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण की गई। यह भाई साहब दीवारा हरि केली नाटक की तो की लिख दी पंक्तियां, और मनियावी की साहब जी राजा राम मोहन की जो समाधि थी उसके ऊपर भी हरि केली नाटक की जो क्या जो पंक्तियां उत्कीर्ण की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अरे 2.5 दिन का झोपड़ा बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अरे यू कुत्तो नाम ही को नाम का ये कुत्तो और बुद्धो, कुत्ता का बुद्धि को है ना, ए करो बाहर से क्या करो वो कुत्ता में बुद्धि को है ना, ए करो। कौन करो? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या करी? जो 2.5 दिन को झोपड़ा को निर्माण कराया, बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला में, जो ये ऊपर मैंने आप लोगों को जो संस्कृत पाठशाला बताई, इस संस्कृत पाठशाला में गौर कीजिएगा, ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इस संस्कृत पाठशाला को किसने तोड़ा है साहब जी? आगे चलकर दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुत्तो और बुद्धि, कुत्ता में बुद्धि कौन सी बांट कर दीवारा जुड़ा हो, कुत्ता में अकल होती है तो पाठशाला लगा भी तोड़ा दो है। तो पाठशाला को किसने तोड़ाया? कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम इस मस्जिद बनाया, नामक एक मस्जिद बनाई। क्या बनाई साहब जी? मस्जिद। मंदिर तो स्कूल तो ट्रांसफर कर दी के मस्जिद में, किने कर दी साहब जी? कुत्ताबुद्दीन ने। कुत्ता में बुद्धि कोई जी। आज देख लो भाई साहब, बिसलपुर नगर बसाया। ओ दर्राटे गाड़ी बिसलपुर नगर वो झील, इन्होंने अपने नाम पर बिसलपुर वर्तमान टोंक में जिला क्षेत्र में कस्बा बसाया, और वहां पर तो बिसलपुर झील का निर्माण कराया। अरे आना जी ने आना सागर झील बनाई। क्या बनाई साहब जी? आना जी ने अरनो सागर झील बनाए, जो कि दोस्तों क्यों बनाई थी? अरे तुर्कों के द्वारा रंगीत अजमेर की जो धरती थी खून से लथपथ हो रही थी, उस धरती को धोने के लिए अरनो राज जी ने आना सागर झील का निर्माण कराया। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया साहब जी? सांबर झील का निर्माण कराया। राव लूणकर ने लूणकर झील का निर्माण कराया। उसी प्रकार से जो बिसल देव था, जिसने बिसलपुर दोस्तों बांध बनाया, और दोस्तों बिसलपुर दोस्तों अरे सॉरी बिसलपुर कस्बा बताया। क्या बनाया? बिसलपुर नामक कस्बा बनाया, और बिसलपुर झील का निर्माण कराया, जो कि वर्तमान में टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित साहब जी? टोंक में। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक चीज काफी चर्चा में रही थी, थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं आपको दोस्तों बताने की, देखिएगा। चलिए फिर देखेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे ना। आ जाओ भाई, आ जाओ चर्चा कर ले, आ जाओ। और भाई दशरथ शर्मा, आ जाओ भाई। इतिहासकारों द्वारा विग्रहराज का मूल्यांकन देखिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो कि चौहानों को क्या मानते हैं साहब जी? ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। दशरथ शर्मा ने चौहानों को, किसको साहब जी? चौहानों को क्या माना था? वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना था। क्या माना था साहब जी? ब्राह्मण। शर्मा पंडित, पंडित जी दो तो राज्य में शासन कर रहा था। इनकी माता निर्विवाद है,
उनकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि वह एक कुशल सेना अध्यक्ष और विजेता होने के साथ साथ साहित्य के दोस्तों महान संरक्षक, अच्छे कवि और दोस्तों सूझबूझ वाले निर्माता था। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कि उसकी महत्ता निर्विवाद है। इनकी जो उसकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उसकी ऊंचाइयां हैं, वो निर्विवाद है, उनमें कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि वो एक कुशल सेना अध्यक्ष था, विजेता था, साथ में दोस्तों एक महान साहित्य का संरक्षक माना जाता है, अच्छा कवि भी था, साथ साथ में सूझबूझ वाला निर्माता भी था। स्वयं ने क्या लिखा था? स्वयं ने दोस्तों हरि के लिए नाटक लिखा संस्कृत भाषा में। उसका जो दरबारी विद्वान था सोमदेव दोस्तों, उस सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अजमेर में अढ़ाई दिन का सॉरी दोस्तों जो संस्कृत पाठशाला बनाई वाल्मीकि से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक का मत, विद्वान विग्रहराज की मृत्यु पर लेखन लिखता है कौन कौन कौन? भाई सब देखिएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक का मत, विग्रहराज की मृत्यु पर लेखक लिखता है कौन? लिखता है साहब जी पृथ्वीराज विजय। किसने लिखी थी? जयानक भट्ट ने। उनकी मृत्यु के बाद कवि बांधव की उपाधि पूरी तरह निरर्थक हो गई। कवि बांधव की जो उपाधि है कौन देता है साहब जी? पृथ्वीराज को। तो विजय के जो लेखक आते थे तो जयानक भट्ट। ये जो जयानक भट्ट है इन्हें तो कवि बांधव के रूप में तो प्रतिभूषित करता है, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता अब किसी में और में नहीं रही। कौन कहता है साहब जी? पृथ्वीराज विजय के जो लेखक आते जयानक भट्ट, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कवि बांधव की जो उपाधि थी वो विग्रहराज चतुर्थ के बाद में किसी में इतनी औकात नहीं, किसी में इतनी दम नहीं रही इस कवि बांधव की उपाधि को धारण कर सके। कौन कहता है साहब जी? पृथ्वीराज विजय का जो लेखक वो इस बात को स्वीकार करता है। ये बात आपको याद रखनी है। विद्वान सोमदेव का मत, अच्छा सोमदेव दोस्तों जो इसका दरबारी विद्वान था जिसने ललित विग्रहराज लिखी, क्या लिखी थी दोस्तों? ललित विग्रह राज नामक रचना लिखी थी। सोमदेव इन्होंने केवल वीरों ही नहीं बल्कि विद्वानों में भी अग्रणी मानते हैं। हरि के लिए नाटक को देखकर स्पष्ट होता है कि यह कोई दोस्तों झूठी प्रशंसा है या मिथ्या प्रशंसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों हरि के लिए जो नाटक है उसके किसके द्वारा लिखा जाता है साहब जी? बिसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। किर्लहोर के द्वारा। ओ ये भाई साहब इस बंदे को जरूर देख लेना भाई साहब, कुछ मानो या न मानो भाई साहब भविष्य में प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? भविष्य में प्रश्न बनेगा। लगा लो 100% गारंटी देता हूं, अगर प्रश्न एग्जाम में न आए तो तुम पढ़ना छोड़ देना, मैं पढ़ाने वाला छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है भाई साहब ये प्रश्न टपकेगा 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 टपकेगा। किर्लहोर क्या नाम है साहब जी? किल्होर दबा दिया बटन की महान तुलना विदेशी इतिहासकार किल्लहोर ने विग्रहराज विद्वान की मुक्त कंठा से प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया। किसने? किल्लहोर नाम के जो तो एक विद्वान आते हैं, इस किल्लहोर नाम के विद्वान ने विग्रहराज जो चतुर्थ था जिसे बिसल देव कहा जाता है, इसकी तुलना क्या की? इसकी तुलना की साहब इसने किल्लहोर ने। वह उन गिने चुने हिंदू शासकों में से एक थे जो महान कवि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकते थे, बराबरी कर सकते थे। भाई साहब कवि विग्रहराज चतुर्थ तो एक शासक होने के साथ साथ में उन महान कवियों, जिन महान कवियों में नाम देखने को मिलता है साहब जी कालिदास, क्या नाम है साहब जी? कालिदास और भवभूति। भवभूति एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। भवभूति की प्रमुख रचनाएं मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, जब भारतीय इतिहास की चर्चा की थी, तो उन जो तो कालिदास और भवभूति की तो की बराबरी कर सकते थे। कौन कहते हैं साहब? किल्लहोर नाम के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ब्रांडेड लेवल का प्रश्न बनेगा भाई साहब भविष्य में, याद रखना कि वो उन गिने चुने हिंदू शासकों में से एक थे जो कि महान कवि कालिदास और भवभूति की बराबरी कर सकते थे। ठीक है, चलिए ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा इसको भी देख लेना, एक तो ये वाली देख लेना और किल्लहोर वाली देख लेना। पृथ्वीराज विजय ने क्या माना था कि कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाले दम किसी में दम है ही नहीं भाई, कि पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है वो इस बात को कहता है। चलिए अगला देखिएगा। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य विग्रहराज चतुर्थ ने क्या शासन काल, हाँ पृथ्वीराज विजय के तो का शासनकाल सपाद लक्ष्य यानी कि चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाता है। भाई साहब खतरनाक प्रश्न बनेगा। किसका साहब जी? विग्रहराज चतुर्थ का जो टाइमिंग पीरियड आता है दोस्तों कब से कब तक आता है? 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी के बीच में। 1100 मात्र 5 साल तक दोस्तों इस बंदे ने शासन किया, फिर भी गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों, गोल्डन एरा कहा जाता है दोस्तों इसके टाइमिंग पीरियड को। चौहान साम्राज्य का, किसका दोस्तों? चौहान साम्राज्य कौन सा वाला? सपादोक्स वाला, साकम्बरिका वाला, सांबर वाला। सपाद लक्ष्य साकम्बरिका प्राचीन नाम में, तो सपाद लक्ष्य दोस्तों जो चौहान साम्राज्य का
स्वर्णिम काल, गोल्डन एज कहा जाता है किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, आप लोगों ने जो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, आइए रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। टिप फॉर द रिवीजन, देखिएगा। दिल्ली विजेता, अरे मैंने कहा था दिल्ली पे शासन करने वाला प्रथम लौंडा था दोस्तों राजस्थान का, चौहानों का। किसका साहब जी? चौहानों का प्रथम शासक था दोस्तों, जिसने दिल्ली जीत ली भाई साहब। किसने साहब जी? विग्रहराज चतुर्थ ने। कवि बांधव की उपाधि कौन देता है साहब जी? जयानक भट्ट, जिसने दोस्तों पृथ्वीराज नामक दोस्तों विजय नामक ग्रंथ लिखा जाता है। इस जयानक भट्ट के द्वारा दोस्तों इस विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों एक उपाधि दी जाती है, जिसका नाम है कवि बांधव। और इस पृथ्वीराज विजय नामक जो इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसी में कहा जाता है कि इस कवि इसको मरने के बाद, इसके मरने के बाद में, इस विग्रहराज चतुर्थ के मरने के बाद में इस उपाधि को धारण करने वाला, इस उपाधि को धारण करने की दोस्तों क्षमता किसी में भी नहीं है। कौन कहता है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ इस बात को कहता है। हरिकेली नाटक किसने लिखा साहब जी? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। ललित विग्रहराज रचना नामक किसने लिखी? दोस्तों सोमदेव के द्वारा लिखी जाती है। तो विग्रहराज जो ललित विग्रहराज किसने लिखी? सोमदेव। हरिकेली किसने लिखी? विग्रहराज चतुर्थ ने। कर्म से देखिएगा। चलिए आ जाओ भाई साहब, आज का हमारा चौहानों का अंतिम शासक है, जिसका नाम है भाई साहब, क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। चलिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है, सवा घंटे की क्लास में तो चैप्टर को समझा देंगे। आइए साहब जी चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी के बीच में तो शासन करता है। भाई साहब, ये बंदा वो है जिसने तो तराइन के युद्ध लड़े थे। क्या लड़े थे साहब जी? तराइन का युद्ध लड़ा था। मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा खतरनाक पर्सन के बारे में, जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया था। कंठ तक बने रहेगा, मजा आएगा भाई साहब। अल्प आयु में, छोटी सी आयु में, अल्प आयु में गंजे हो जो टकले हो जो, देखो भाई साहब, गंजे हो जो टकले जो, तभी कहीं बन गयो शासक। कौन बन गयो? पृथ्वीराज तृतीय। राज्याभिषेक और प्रारंभिक विजय वो शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा माना जाता है। लेकिन गोल्डन एज किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। गोल्डन एज किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने मेवाड़ और अजमेर का दो शासन संभाला। मैंने इससे पहले आपको राठौड़ पढ़ाए थे, और राठौड़ वंश के बारे में आप लोगों से बात की थी, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। जसवंत सिंह जो प्रथम थे ना, कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम। वो भी मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे भाई साहब। आप लोगों से चर्चा की थी तो मैंने जसवंत सिंह के बारे में, कि जो जसवंत सिंह थे, ये भी मात्र 211 वर्ष की आयु में शासक बने थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो जसवंत सिंह भी दोस्तों मात्र 11 वर्ष की आयु में दोस्तों शासक बने थे दोस्तों, जोधपुर। कहाँ के बने थे? जोधपुर के। और दोस्तों इनका दोस्तों जो शाहजहां था ना, किसका दोस्तों? शाहजहां। इस शाहजहां ने दोस्तों, आपको पता होगा आसोपा के जो ठाकुर थे, जिनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है साहब जी? आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत को दोस्तों जसवंत सिंह का दोस्तों मंत्री नियुक्त किया था, दोस्तों संरक्षक नियुक्त किया था, जिसे 1000 का दोस्तों जाग प्लस 400 का सवार दिया था शाहजहां ने। किसको? राज सिंह कुपावत को। ये भी बात आपको याद रखनी है। जबकि जसवंत सिंह को दोस्तों कितने का दोस्तों जात और सवार दिया था? वो दिया था वैसा एक, सॉरी दोस्तों 4000 का। ठीक है, जसवंत सिंह को तो दिया था 4000। किसने? दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है, और राज सिंह कुपावत को 1000 प्लस 400 का दोस्तों सवार दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, दोस्तों याद है नहीं। चलो आ जाओ भाई, चर्चा करते हैं पृथ्वीराज चौथे के बारे में। उन्होंने मेवाड़ और अजमेर का शासन संभाला। ओ भाई, खतरनाक पर्सन बनेगा। किसने साहब जी? चौहानों के जो शासक हुआ करते थे, चौहानों के शासक ने तो मेवाड़ और अजमेर का दोस्तों शासन संभाला। किसने दोस्तों? पृथ्वीराज चौथे ने। मात्र 11 वर्ष की आयु में ब्रांडेड पर्सन का पर्सन बनेगा भाई साहब, भविष्य में लगा लेना इस पर्सन को। मेवाड़ का प्लस अजमेर का शासन संभाला था, राज्याभिषेक किया, और मेवाड़ का दोस्तों शासन संभाला किसने साहब जी? पृथ्वीराज चौथे के द्वारा।
तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ का प्लस अजमेर का दोनों का शासन संभाला था। अगला देखिएगा भंडानगो का दमन। दोस्तों 1182 ईस्वी में उन्होंने 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश से आए उपद्रवी भंडानगो को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। कहां से आए थे? सतलज का प्रदेश। सतलज का प्रदेश, ये सतलज नदी वही है, सतलज नदी वही जो किसके सहायक है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी के प्रदेश में एक उपद्रवी व्यक्ति रहते थे जिनका नाम है भंडानगो। तो भंडानगो जो जाति थी ना, बहुत खराब आदमी थी भाई साहब। राजस्थान में आ गए थे और राजस्थान के तो हीरो थे जिनका नाम है पृथ्वीराज तरते। इन्होंने ऐसा मारा 1182 में, 1182 रुपया लेर भगा दिया। कौन दोस्तों? भंडानगो को युद्ध में पराजित किया। अगला देखिएगा भाई साहब महोबा का विजय। ओ महोबा, मोहब्बत हो गई भाई साहब किसको? तुमुल से। महोबा का विजय जिसे कहा जाता है तो तुमुल का युद्ध क्या कहा जाता है साहब जी? तुमुल, और तू लड़ और मुंह लड़ू और काय लड़ावा, तू लड़ और मुंह लड़ू और लड़ावा काय युद्ध। तू मूल का युद्ध किसने लड़ा साहब जी? पृथ्वीराज दोस्तों जो तृतीय था, जिसने महोबा का युद्ध लड़ा। महोबा की मोहब्बत की किससे की? दोस्तों की चर्चा करेंगे, मोहब्बत किससे की थी? 1182 में, इसी 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव चौहान को दोस्तों परमर्दी देव को हरा दिया था। किसको हराया था दोस्तों? परमर्दी देव को हराया था। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। वीर आला और उदल, इस भीषण युद्ध में चंदेलों के दोस्तों दो प्रसिद्ध शासक पराक्रमी वीर सेनापति, इसके दोस्तों किसके साहब जी? इस परमार्दी देव चौहान के दोस्तों सेनापति थे। कौन थे साहब जी? सेनापति। सेनापति का नाम है आला और उदल। आलो और उदल, क्या नाम है साहब जी? आलो और उदल। चलो आलो किसको? आलो बताओ भाई, कमेंट में बताओ जी, आलो किसको? आलो, है ना? तो आला और उदल किसके सेनापति थे? इस परमर्दी देव के। परमर्दी देव कौन था साहब जी? ये चंदेल था। तो चंदेल शासक था जिसने दोस्तों जिसके सेनापति थे जिनका नाम है आला और उदल। आला और उदल की वीरतापूर्व लड़ते हुए मारे जा चुके हैं भाई साहब इस तुमुल के युद्ध में। तू लड़ और मुंह लड़ू और काय लड़ावा लड़, युद्ध लड़ावा। मोहब्बत वो गीची किसु साहब जी? आला और उदल सु किसो इची चर्चा करवा लाडी को नाम भी। आ जाओ भाई साहब, संयोग गीता स्वयंवर और कन्नौज का शासक, कन्नौज से शत्रुता, जयचंद से संघर्ष। पृथ्वीराज ने कन्नौज के दोस्तों गढ़वाल शासक, कौन है दोस्तों? कन्नौज के गढ़वाल जो शासक है जिनका नाम आता है दोस्तों जयचंद। क्या नाम आता है साहब जी? जयचंद। मैंने आप लोगों को दोस्तों राठौड़ पढ़ाई थी, दोस्तों जोधपुर के राठौड़। और जोधपुर के राठौड़ मैंने पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताया था कि दोस्तों दोस्तों जो जोधपुर के राठौड़ है, इनको दोस्तों कन्नौज के दोस्तों शासक किसने माना था? तो कन्नौज के दोस्तों कन्नौजों से उत्पत्ति किसने मानी थी दोस्तों? गढ़वालों से। वो आपको दोस्तों बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो याद है ना दोस्तों, मोणो तो नेणसी आते हैं दोस्तों। नेणसी दोस्तों क्या नाम है साहब जी? नेणसी। नेणसी जो है ना दोस्तों राठौड़ों को, किसको साहब जी? राठौड़ों को इन कन्नौज के दोस्तों जो शासक है दोस्तों इनकी दोस्तों वंशज मानते हैं दोस्तों। कौन मानते हैं? नेणसी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो जयचंद को जयचंद को युद्ध में पराजित किया। अब देखा इस जयचंद को दोस्तों पराजित कर दिया किसने? दोस्तों पृथ्वीराज विजय ने। पृथ्वीराज विजय ने दोस्तों इसको पराजित कर दिया। और इसकी बेटी का नाम है, देखिए इसकी बेटी देखिए भाई कितनी ब्यूटीफुल है दोस्तों, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल दोस्तों संयोगिता का अपहरण। राजा जयचंद के द्वारा आयोजित स्वयंवर के दोस्तों समय पृथ्वीराज ने उनकी पुत्री संयोगिता का दोस्तों बड़ी सभा से अपहरण कर लिया। ताकर ले आए भाई साहब चोरी ने, दूसरा की चोरी ने बगार ले, चोरों बगार ले चोरी ने भाई साहब। देखो भाई हिम्मत तो देखो, बाप को सामने की चोरी ने बगा लाए। कौन? पृथ्वीराज करते सभा से अपहरण कर लिया और उसने विवाह किया। इसके बाद दिल्ली और कन्नौज के बीच में तो कड़वाहट और तो बढ़ गई। उठी तो बाप का मारी चोरी तो बेटे का बाप वाला ना, तो सही को मारो बाकी बाकी पृथ्वीराज भी कर आ जाओ ससुरा, ज्यादा लड़ ले और युद्ध बेटे का बाप होगी जे देखो माजी ससुरा जी, टेंशन ले भाई जरूरत कोई नहीं। तो भाई साहब संयोगिता उठाकर लेके आए। तराइन का ऐतिहासिक युद्ध और भारत का तो भारत का पलटा गया पलटा, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो तो 1192 ईस्वी को होता है। कब होता है साहब जी? 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम होता है। तराइन के 3 प्रसिद्ध युद्ध होते हैं भाई साहब। कितने होते हैं? 3, 1, 2 और 3, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में, ठीक है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वर्षित मुस्लिम आक्रमणकारी जिनका नाम है मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद। और ऐसा गोरा गोरा चिट्टा लौंडा था। जानते हो ना दोस्तों, पाकिस्तान की तो मियां खलीफा ब्रांडेड वाली क्वालिटी है ना। तो जो पाकिस्तान की जो लड़कियां होती गोरी गोरी होती, तो मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोरा व्यक्ति था भाई साहब, मुस्लिम, ठीक है। पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया और दोस्तों गोरी जान बचाकर भाग गया। गोरी जान बचाकर भाग गया। गोरी चला साधन अपने प्रदेश, है ना। फिल्म में भी देखा करो भाई साहब, नाम याद हो जाएंगे। आप देखा तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में होता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पुनः मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। एक बार में तो गोरी जान बचाकर भाग गया। कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज तो जो तरते जीत जाता है।
लेकिन सेकंड बार तो बंदा आकटे करेगा ना भाई साहब, युद्ध लेकर आया, तगड़ी तगड़ी सेना लेकर आया, अस्त्र शस्त्र लेकर आया और पावर बॉडी शोडी बनाई उसने। एक साल तक जिम की क्या की साथ, जिम की जिम और बॉडी बना ली, पावर बढ़ा ली। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में देखिएगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पुनः मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी ने पुनः थोड़ी हराया। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक चूक और छल के कारण पृथ्वीराज इस चौहान इस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाता है। कौन हार जाता है? पृथ्वीराज तृतीय जो है इस युद्ध में हार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रभाव देखो, इस पराजय से न केवल शक्तिशाली चौहान राज्य का पतन हुआ बल्कि भारत के में दोस्तों इतिहास में तुर्की के मुस्लिम शासन की दोस्तों स्थापना स्थायी नींव भी पड़ गई। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, अरे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थायी नींव कब पड़ी थी? इसी तरह इनका जो युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जो हार हो जाती है, मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों मुस्लिम शासन की दोस्तों स्थायी नींव पड़ जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने एक युद्ध दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में, तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों 1192 ईस्वी में, 1191 और 1192 में। एक दोस्तों तराइन का, किसका दोस्तों? तराइन का तृतीय युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? तृतीय युद्ध होता है, जो होता है दोस्तों 1215 में, ये 1226 1216 में। कौन कौन लड़ते साहब? एक युद्ध तो लड़ता है दोस्तों इल्तुतमिश, कौन लड़ते हैं? और ये एक शासक होता है जिसका नाम है यलदोज। क्या नाम है? यलदोज। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जो यलदोज नाम का दोस्तों जो शासक था और इल्तुतमिश था, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तराइन का तृतीय युद्ध। ये बात आपको याद नहीं, 1215 1216 ईस्वी के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश की जो क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी जीत हो जाती है और इस बंदे की हार होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इनकी चर्चा कर लेते दोस्तों, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इच्छा प्रश्न बने। पृथ्वीराज तृतीय स्वयं एक महान वीर होने के साथ साथ में दोस्तों पदम परम विद्यानुरागी गुणीजनों का आदर करने वाला शासक था। उनके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार देखिएगा। ओ भाई साहब, जयानक भट्ट किसके दरबारी थे? जयानक भट्ट, जिनके द्वारा एक पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा जाता है। पृथ्वीराज विजय दोस्तों जो ग्रंथ लिखा किसके दरबारी थे साहब? इस पर दोस्तों किनका नाम है? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान है जिनका नाम है जयानक भट्ट। एक और दोस्तों इसके दरबारी आते जिनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंदा की बरदाई। पृथ्वीराज के परम मित्र और राज कवि थे। भाई सब देखिएगा, राज कवि थे और परम मित्र कौन थे? चंद्रबरदाई। मैंने दोस्तों एक पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को बनाया था इस दोस्तों किसके बारे में? चंद्रबरदाई के बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में। दोस्तों एक वीडियो देखेगा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में मेरा पूरा एक 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाया था, जहां से अभी तक दोस्तों लगभग 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिन्होंने दोस्तों डिंगल और पिंगल भाषा में अमर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की दोस्तों रचना की, किसने की साहब जी? चंद्रबरदाई ने। ये चंद्रबरदाई वही व्यक्ति जिसका जन्म लाहौर में होता है। इसका दोस्तों जो मूल नाम देखने को मिलता है चंद्रबरदाई का, क्या नाम है साहब जी? पृथ्वी भट्ट। क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट। और राज कविता कहा जाता है पृथ्वीराज के समय इसका जन्म होता है और पृथ्वीराज के साथ ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा था। रिवीजन देखिएगा, 11 वर्ष की आयु में दोस्तों शासक बनता है पृथ्वीराज दोस्तों तृतीय। आला और उदल दोस्तों किसके सेनापति थे? चंदेल शासक, जिनका नाम है दोस्तों परमर्दी देव दोस्तों चौहान, जो कि महोबा के युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है? जिसका नाम है दोस्तों तुमुल का युद्ध, ठीक है, 1182 में। संयोगिता की चर्चा कर ले तो साहब जी पृथ्वीराज जो तृतीय था, जिसने जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री थी कन्नौज के शासक, उसकी पुत्री को भगा कर लेके आ जाता है और ब्याह कर लेता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, हार हो जाती है। 1192 के युद्ध में तो इसमें तो हार होती है, इसमें जीत होती है, इसमें जीत होती है और इसमें हार हो जाती है, ठीक है। जयानक भट्ट और दोस्तों चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट ने क्या लिखे तो पृथ्वीराज विजय लिखी और दोस्तों चंद्रबरदाई ने क्या लिखा साहब जी? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी माने जाते हैं। संयोगता का स्वयंवर और अमर कथा प्रेम कहानी। ओ जयचंद का आयोजन और प्रतिशोध का भावना। अच्छा, लड़की को कैसे भगाकर लाया, संपूर्ण कहानी अभी तो बाकी है। जयचंद, जयचंद दोस्तों जो कन्नौज का जो शासक था दोस्तों जयचंद गढ़वाल, इसने दोस्तों ये यज्ञ किया जिसका नाम है राजसूय यज्ञ। क्या किया था साहब जी? राजसूय यज्ञ किया था, न कि अश्वमेघ यज्ञ। क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ ये नहीं किया था। क्या किया था? राजसूय यज्ञ किया था। किसने किया था? तो राजसूय यज्ञ करते तो जयचंद गढ़वाल, कन्नौज के शासक थे दोस्तों, कन्नौज के शक्तिशाली शासक जयचंद गढ़वाल ने अपनी धान
धाक दमाने के लिए तो एक भव्य राजसूय यज्ञ का तो आयोजन किया, स्वयंवर का आयोजन देखेगा। इसी अवसर पर तो उन्होंने अपनी पुत्र संयोगिता के विवाह का तो आयोजन तो एक विशाल स्वयंवर का पुत्री का विवाह का आयोजन रख लिया। पृथ्वीराज का बहिष्कार, जयचंद ने देश विदेश के तो कई राजा महाराजाओं को अपने आमंत्रित किया, लेकिन व्यक्तिगत शत्रुता के कारण तो अजमेर के तो सम्राट पृथ्वीराज तृतीय को आमंत्रण नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आमंत्रण नहीं दिया गया पृथ्वीराज तृतीय को। द्वारपाल के रूप में अपमान और संयोगिता का फैसला। पाषाण की दो तो मूर्ति, देखिए पत्थर की दो तो जो मूर्ति है वो बनाई दी जाती है तो पृथ्वीराज किसकी दो पृथ्वीराज को तो नीचा दिखाने और उनका घोर अपमान करने के लिए तो जयचंद ने स्वयं वर स्थल पर तो मुख्य दरवाजे पर तो मुख्य जो दरवाजा था उस पर पृथ्वीराज की तो एक पाषाण है दो तो द्वारपाल है दरबान के रूप में मूर्ति खड़ी कर दी, किसके साहब जी पत्थर की। पृथ्वीराज वीडियो को लट ले तुम अंदर नहीं आओ, पत्थर की मूर्ति बना दी, किसकी? पृथ्वीराज विजय के। किसने बनाई साहब जी? जयचंद गढ़वाल ने, और अपने दरबार के बाहर लगा दी। किंतु भैया मेरे दरबार के बाहर क्या दो? पहरा दो। क्या दो? पहरा। संयोगिता की व्याकुलता, संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से अखाध प्रेम करते थे। और भाई साहब लव मतलब बलि को लपड़ो तारे तो बेटी का बाल लेर ना बाकी जी को बलि को लपड़ो तारे तो संयोगिता हाथ में और लेकर दो एक वरमाला लेकर एक दूसरे के राजाओं को दो देखती हुई आगे बढ़ती रहे, पर अपने प्रेमी पृथ्वीराज को न पाकर तो वो दो तो मनी मन अत्यंत दुखी हुई। कौन दो संयोगिता? लाडो तायो कौन क्या होगी शुक्र। ऐतिहासिक निर्णय, जैसे ही दो संयोगिता घूमती घूमती दरवाजे तक पहुंची, उसके ने द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी पृथ्वीराज की मूर्ति दिखाई दी और उसने बिना एक क्षण दो गंवाए वरमाला उस निर्जीव मूर्ति के गले में डाल दी। असली लौंडो तो आयो कोई भाई, असली राजो तो आयो कोई ना, लेकिन मूर्ति का गला में तो वरमाला डाल दी। मुंह तो थारी पति बनूं का पत्नी बनूं। ठीक है, पृथ्वीराज का साहित्य कदम और अजमेर के प्रस्थान, संयोगिता द्वारा मूर्ति का मामला बनाने की योजना अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी वीर सेना के साथ में अचानक वहां पर आ प्रकट हुए और अपहरण करके ले गए। भाई साहब किसको अपहरण किया? पृथ्वीराज ने भारी सभा से संयोगिता का सम्मान पूर्वक तो अपने साथ तो बिठाए और तो अजमेर की ओर प्रस्थान कर दिया। सैनिक चौहान, देखिएगा सैनिक चौहानों का तो कसूर है। कन्नौज के गढ़वाल सेना ने तो उनका जब पीछा करने का प्रयास किया तो वीर चौहान सैनिकों ने तलवारों के दम पर उन्हें रोक दिया और आगे तक बढ़ने नहीं दिया। अजमेर में जाने के बाद में इन्होंने विवाह कर लिया। अजमेर में विवाह, अजमेर पहुंच कर पृथ्वीराज चौहान ने दो संयोगिता से विधि विधान के साथ पूर्वक तो विवाह कर लिया। दुर्गामी परिणाम क्या हुआ? इस दुसाहसिक घटना ने तो आग में घी डालने का काम किया, जिससे जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज के बीच में कड़वाहट और शत्रुता तो चरम पर पहुंच गई। और इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने पाया इसका फायदा उठाया। ठीक है साहब जी, किसने? मोहम्मद गोरी ने तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, बात आपको याद रखनी। संयोगिता की कथा की ऐतिहासिकता और इतिहासकारों का मतभेद। संयोगिता अपहरण की घटना को लेकर इतिहासकार स्पष्ट रूप से दो गुटों में बटे हुए हैं। एक तो इस कहानी को पूरी तरह से काल्पनिक मानते हैं, लेकिन दूसरी तो इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में दो स्वीकार करते हैं। कथा को काल्पनिक यानी कि गलत मानने वाले इतिहासकार, यह घटना केवल एक सुंदर कहानी, इसका वास्तविक सत्य कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन मानता है दोस्तों, इसे दोस्तों गौर करना। अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या क्वेश्चन बनेगा कि संयोगिता और दोस्तों जो पृथ्वीराज दोस्तों जो तृतीय था, इन दोनों के बीच के दोस्तों जो विवाह और जो प्रेम की जो कहानी है, इसको दोस्तों जो जीएच ओझा ने इन्होंने इस मत की पूरी कथा को कपोल कल्पना माना है, काल्पनिक माना है, मन गढ़ंत कहानी, मारा मन में जो आए मने गढ़ दी उसको नामक कहानी। क्या नाम है? तो कपोल कल्पना माना है जीएच ओझा ने इस पूरी कथा को। कथा को ओझा ने तर्क दिया कि चौहान काल में समकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हो प्रबंधन कोष, देखिएगा क्वेश्चन बनेगा भाई साहब आप लोगों से अच्छा वाला दोस्तों, कि जीएच ओझा के अनुसार दोस्तों जो पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के जो विवाह की जो कहानी है वो काल्पनिक है। कैसे? दोस्तों जीएच ओझा जो तो तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं? तर्क देते हैं कि चौहान काल के दोस्तों समकालीन ग्रंथ यानी कि दोस्तों पृथ्वीराज दोस्तों जो तर्क था उसके समकालीन दोस्तों जो ग्रंथ है जिनका नाम है प्रबंधन कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज तो प्रबंधन और जो तो प्रबंध चिंतामणि। क्या नाम है? पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि, प्रबंधन कोश और हमीर महाकाव्य में इतनी बड़ी घटना का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। ऐसा कौन कहता है? जीएच ओझा इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रबंधन कोश हो गई, हमीर महाकाव्य हो गए, प्रबंधन दोस्तों चिंतामणि हो गए दोस्तों, और पृथ्वीराज प्रबंधन नामक जो रचना, इन सब के लेखकों के बारे में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इनके लेखक नहीं बता रहा, इनके लेखक में आप लोगों से ज्यादा वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो इन जो ग्रंथ है इन घटना में, इन ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। कौन कहता है साहब जी? जीएच ओझा ऐसा मानते हैं।
अन्य आधुनिक इतिहासकार, सुप्रसिद्ध इतिहासकारों में दोस्तों डॉक्टर रोमिला थापर, दोस्तों रोमिला थापर एक बहुत बड़ी विद्वान हुई थी दोस्तों, उनके द्वारा, और दोस्तों R.S. त्रिपाठी ने भी इस ऐतिहासिक घटना को दोस्तों सही नहीं माना है। तो 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने साहब जी, जिनका नाम आता है, और उस समकालीन दोस्तों पारसी तवारीखों, मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों में भी इस स्वयंवरी अपहरण की दोस्तों घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो 4 चीजें आपके सामने हो गई। क्या चीजें हो गई दोस्तों? एक आती दोस्तों G.H. ओझा, क्या नाम आती दोस्तों? G.H. ओझा, देखिएगा G.H. ओझा। दूसरी आती दोस्तों रोमिला थापर, क्या नाम है? रोमिला थापर। और तीसरे व्यक्ति आते जिनका नाम है दोस्तों R.S. त्रिपाठी, क्या नाम आते दोस्तों? R.S. त्रिपाठी ने साथ में दोस्तों जो समकालीन जो पारसी दोस्तों जो तवारीख आते हैं, जो पारसी जो मुस्लिम इतिहासकारों की जो विवरण आते हैं, उनमें भी इस घटना की जानकारी नहीं देखने को मिलती है। तो यह बात आपको याद रखने, 4 विद्वान आपके सामने, G.H. ओझा, रोमिला थापर और R.S. त्रिपाठी ने, और दोस्तों जो पारसी जो ग्रंथ है उनमें दोस्तों इस घटना का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अर्थात दोस्तों कल्पना है दोस्तों, एक प्रकार से मनगढ़ंत कहानी है। अब देखिएगा संयोगिता और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों सही मानने वाले दोस्तों ग्रंथ कौन 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 है? देखिए इन विद्वानों ने इस कथा को ऐतिहासिक सत्य दोस्तों मानने वाले इतिहास, देखिए इन विद्वानों का तर्क के समकालीन ग्रंथों में नाम न होने मात्र से किसी घटना को झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर समकालीन ग्रंथों में इस बात की चर्चा नहीं है तो उनके लेखकों ने लिखा नहीं होगा, इस वजह से उनमें चर्चा नहीं है, वरना घटना तो सही है। कौन कहते हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं। जैसे कि चर्चा करें साहब जी, अबुल फजल, अबुल फजल का प्रमाण, अबुल फजल का प्रमाण है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपने विवरणों में इस घटना का दोस्तों वर्णन अवश्य किया है। याद रखना, अबुल फजल इसको क्या मानता है? सही मानता है। ठीक है, नंबर 1 दोस्तों। नंबर दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा, क्या नाम है साहब जी? दशरथ शर्मा का तगड़ा तर्क, इन्होंने विरोधियों के तर्कों को काटते हुए दोस्तों बताया, क्या बताया, क्या बताया साहब जी? कि हम्मीर महाकाव्य और रंभा मंजरी जैसे ग्रंथों में पहले से दोस्तों ढेर सारी गलतियां और त्रुटियां। कौन मानते भाई साहब? देखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात को मानते, उन्होंने तर्क दिया, क्या तर्क दिया? कि हम्मीर महाकाव्य और रंभा मंजरी जैसे ग्रंथों में पहले से भी बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां बताते। कौन बनाते? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस वजह से हो सकता है इन ग्रंथों में लिखी नहीं गई हो। कौन कहता है? दशरथ शर्मा इस बात को मानते हैं कि ये घटना सही है, लेकिन अगर हम्मीर महाकाव्य में नहीं लिखी गई है, रंभा मंजरी नामक ग्रंथों में नहीं लिखी गई है, तो हो सकता है उनमें पहले से भी बहुत त्रुटियां हो। अगला दोस्तों जो तर्क देते हैं दशरथ शर्मा, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि केवल इनमें वर्णन न मिलने के कारण पूरी घटना को सही काल्पनिक मान लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कौन कहते हैं कि अगर इस इन ग्रंथों में इन घटनाओं को वर्णन देखने को नहीं मिलता है तो ये घटना काल्पनिक मान लेना उचित नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी दोस्तों बात ये कहते हैं कि प्रेम जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, प्रेम जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, वह सत्य और वास्तविक होता है। वो क्या होता है? वह सत्य होता है और वास्तविक होता है। अतः यदि यह घटना घटी हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। कौन कहते हैं? दशरथ शर्मा इस बात को मानते हैं। दशरथ शर्मा किस मानते दोस्तों? दशरथ शर्मा इस बात को मानते हैं कि प्रेम जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, वह सत्य है और वास्तविक होता है। अतः यदि वह घटना घटित हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात, स्वाभाविक अंग है। अन्य समर्थक इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार दोस्तों जैसे सीवी वेद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी कड़े विरोधी विश्लेषण के बाद में इस घटना की सत्यता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। भाई साहब 4 विद्वान आपको याद रखने, एक आते दोस्तों सीवी वेद, कौन आते हैं? सीवी वेद, और एक आते दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी कड़े विश्लेषण के साथ में इस घटना को सही स्वीकार करते हैं। दोस्तों याद रखना, ब्रांडेड पर्सन बनेगा भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं यहां से। देखिएगा क्या नाम है? पृथ्वीराज करते, देखो पृथ्वीराज तृतीय व संयोग गीता, संयोग गीता की जो प्रेम कहानी है, संयोग गीता की प्रेम जो कहानी है, इसको तो मानने वाला तो देखिए नकारने वाले कौन कौन है? काल्पनिक, काल्पनिक किस किसने माना है? एक मानते हैं साहब जी जिनका नाम आता है दोस्तों G.H. ओझा, क्या नाम है दोस्तों? G.H. जो ओझा है वो इस बात को अस्वीकार करते हैं। दूसरी विद्वान आती जिनका नाम है रोमिला थापर, किनका नाम आती? रोमिला
थापर। कौन आती है? थापर। ठीक है। तीसरा विद्वान आते हैं दोस्तों एस आर त्रिपाठी। एस आर त्रिपाठी कौन आते हैं? एस आर त्रिपाठी आते हैं। और चौथे जो ग्रंथ आते हैं दोस्तों मुस्लिम ग्रंथ। कौन आते हैं? मुस्लिम ग्रंथ। ठीक है। ये ग्रंथ है दोस्तों, इसको दोस्तों काल्पनिक का मानते हैं। किसको दोस्तों? इस घटना को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन इस घटना को सही कौन मानते हैं? देखिएगा, इस घटना को सत्य मानते हैं दोस्तों। सत्य सत्य कौन मानते हैं? नंबर एक दोस्तों नाम है जिनका नाम आता है दोस्तों दशरथ शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? दशरथ शर्मा। ठीक है। एक आते हैं दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है। एक विद्वान आते हैं दोस्तों सी वी वेद। सी वी वेद। सी वी वेद है, वो भी इसको दोस्तों स्वीकार करते हैं। साथ में दोस्तों सी वी वेद के अलावा और कौन स्वीकार करता है साहब जी? अबुल फजल, सी वी वेद हो गए, दशरथ शर्मा हो गए, और बोलो भाई। गोपीनाथ शर्मा है ना? गोपीनाथ शर्मा। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि दोस्तों पृथ्वीराज चरते और संयोगिता की दोस्तों जो प्रेम कहानी है, कौन कौन विद्वान इसको सत्य मानते? दोस्तों दशरथ शर्मा सत्य मानते हैं, अबुल फजल इसको सत्य मानते हैं, सीवी वेद इसको सत्य मानते हैं, दोस्तों गोपीनाथ शर्मा भी इसको सत्य मानते हैं। लेकिन इसको काल्पनिक मानने वाले विद्वान जीएच ओझा, रोमिला तालुकदार, एस आर त्रिपाठी और दोस्तों मुस्लिम जो ग्रंथ है, मुस्लिम तवारीख है, इनके द्वारा इनके दोस्तों काल्पनिक माना जाता है। यहाँ से भाई साहब ब्रांडेड वाला प्रश्न बनेगा, आप लोगों से भविष्य में लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हुई दोस्तों बात दोस्तों। अब आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी और भी चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से दोस्तों। अंतिम निष्कर्ष क्या कहता है? इस प्रकार से गहराई से देखने पर संयोगिता अपकरण की दोस्तों घटना में कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से मौखिक और दोस्तों लिखित, सदियों से मौखिक और लिखित रूप से दोस्तों चली आ रही दोस्तों लोक कथाओं में समय के साथ साथ में थोड़े उतार चढ़ाव अतिशयोक्तिपूर्ण है। धीरे धीरे दोस्तों कोई व्यक्ति हो सकता है उस बात को अच्छा ऊंचा ऊंचा चढ़ा बढ़ा कर लिखते। किसी को प्रेम में दोस्तों अगर दोस्तों क्या है दोस्तों प्रेम में इंटरेस्ट है तो उस बात को बढ़ा चढ़ा सकता है। किसी को दोस्तों अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उस बात को घटा सकता है। तो दोस्तों बढ़ा चढ़ा के लिखे गए वर्णनों में दोस्तों जुड़ना स्वाभाविक है, परंतु केवल साहित्यिक अतिशयोक्ति के आधार पर दोस्तों मूल घटना को दोस्तों पूरी तरह से सत्यता पर दोस्तों शंका करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो दोस्तों ये हुई दोस्तों हमारी दोस्तों जितनी भी बात थी दोस्तों उतनी दोस्तों चर्चा कर ले। एक बात दोस्तों रिवीजन देख लीजिएगा। जीएच ओझा ने, रोमिला थापर ने और आर एस त्रिपाठी ने संयोगिता कथा को पूरी तरह से दोस्तों काल्पनिक माना है। क्या माना है साहब जी? रोमिला थापर ने, ओझा ने और यस आर एस त्रिपाठी। सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर यस लिखा था क्या? वहां पर आर एस त्रिपाठी करना, आर एस त्रिपाठी है ना, त्रिपाठी। इनका नाम है एस आर नहीं, गलती से मैंने एस आर लिख दिया, आर एस त्रिपाठी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर एस त्रिपाठी। प्रबंधन कोश रचना खंबीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि और दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? चिंतामणि प्रबंधन। तो इन ग्रंथों में दोस्तों इसमें दोस्तों कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता, ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन मानते हैं ऐसा? दोस्तों जीएच ओझा मानते हैं। ठीक है। अबुल फजल वो मुस्लिम इतिहासकार जिसने इस ग्रंथ का समर्थन किया, तो अबुल फजल ने समर्थन किया, दशरथ शर्मा ने समर्थन किया, गोपीनाथ शर्मा ने समर्थन दिया, तो सीवी वेद ने समर्थन दिया। ये बात आपको याद रखनी है। अब आते भाई हमारे रणथंभौर का चौहान वंश और स्थापना और प्रारंभिक संघर्ष। दोस्तों ये वाला वीडियो हम कल लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि हमारा दोस्तों 9वां नंबर का वीडियो रहने वाला है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति का। दोस्तों लगभग हमने दोस्तों एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं दोस्तों जहां से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है ठीक है दोस्तों, लाइक ठोक सब्सक्राइबर दो मार दो भाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।